नाउ लेट्स स्टार्ट विद ई वे बिल। सो ये ई वे बिल कहाँ आता है, तो सेक्शन 68 में आता है ई वे बिल। रीड विथ रूल नंबर 138। सो ई वे बिल है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो मूवमेंट ऑफ गुड्स को एविडेंस करता है। अगर आपको कोई भी गुड्स, अहमदाबाद से मुझे चेन्नई गुड्स भेजने हैं, अहमदाबाद से मुझे मुंबई गुड्स भेजने हैं, कोई भी गुड्स का अगर मुझे मूवमेंट करना है, तो उस मूवमेंट के लिए, उस मूवमेंट को एविडेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सो इस ई वे बिल को जनरेट करने के बेनिफिट्स क्या है? एकदम बच्चों जैसे बेनिफिट्स है कि भाई सीधी सी बात है, ई वे बिल हो गया तो ये जो बाउंड्री चेक पोस्ट है वो हट जाएंगे। ये हट जाएंगे तो गुड्स फास्टर मूव कर पाएंगे। गुड्स फास्टर मूव करेंगे तो ट्रक का टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा। ट्रक्स को बार बार रास्ते में रुकना नहीं पड़ेगा, फटाफट से वो जा जाके वापस आ सकती है। सो एकदम सिंपल से बेनिफिट्स है कि भाई चेक बाउंड्री पोस्ट हट जाएंगे, फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा। एंड गुड्स फास्ट मूव करेंगे मतलब एक ट्रक का टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा। पहले ट्रक को जाके आने में 4 दिन लगते थे, अब ट्रक को जाके आने में 2 दिन या 3 दिन ही लगते हैं, तो एडिशनल डे में वो और कहीं पे भी जा सकती है। सो जनरेट कौन करेगा ई वे बिल? हु शैल जनरेट ई वे बिल? ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, जो गुड्स का मूवमेंट कॉज कर रहा है वो ई वे बिल जनरेट कर लेगा। सो रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स शैल जनरेट ई वे बिल। नाउ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन रिलेशन टू सप्लाई हो सकता है, रीजंस अदर देन सप्लाई भी हो सकता है, या तो फिर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाईज अवेल करता है। सो जो भी गुड्स का मूवमेंट कॉज कर रहा है, अब वो मूवमेंट सप्लाई के कारण भी हो सकता है, अदर देन सप्लाई के कारण भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लूं, प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को गुड्स भेजे, प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को गुड्स भेजे तो वो तो सप्लाई होता नहीं है, हमने जॉब वर्क के चैप्टर में पढ़ा है, बट फिर भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। द आंसर इज यस। सो इन रिलेशन टू सप्लाई हो, अदर देन सप्लाई हो, या तो फिर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाईज अवेल करता है, उस केस में ई वे बिल जनरेट करना रहता है। नाउ जब कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 है तब मैंडेटरीली ई वे बिल जनरेट करना है। जब कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 है तब मैंडेटरीली ई वे बिल जनरेट करना है। नहीं नहीं नहीं, मेरी तो बहुत इच्छा है, मेरी तो बहुत इच्छा है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 कंसाइनमेंट वैल्यू है, मुझे तो ई वे बिल जनरेट करना है, तो करो, कौन मना कर रहा है? सो अगर आप वॉलेंटरीली करना चाहते हो, जब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50,000 है, तो आपको कोई मना नहीं करेगा, आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको कंपल्सरीली ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। एंड ये 2 केस ऐसे हैं, जब आपका कंसाइनमेंट वैल्यू 10 रुपए भी होगा, मतलब कंसाइनमेंट वैल्यू की लिमिट के बिना आपको कंपल्सरीली ई वे बिल जनरेट करना है। तो कौन से 2 केसेस? जब आप कर रहे हो इंटर स्टेट मूवमेंट, एक प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को इंटर स्टेट गुड्स भेज रहा है, अगेन ध्यान रखना इंट्रा स्टेट की बात नहीं हो रही, इंटर स्टेट की बात हो रही है। मैं गुजरात से चेन्नई गुड्स भेज रही हूँ मेरे जॉब वर्कर को, कंसाइनमेंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5,000 है, फिर भी ई वे बिल आएगा? द आंसर इज यस। लेकिन मैं अहमदाबाद से सूरत गुड्स भेज रही हूँ, दोनों ही गुजरात में है और कंसाइनमेंट वैल्यू 5,000 है, यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे जॉब वर्कर, तो क्या मैंडेटरी ई वे बिल आएगा? द आंसर इज नो। इच्छा है तो कर लो, मैंडेटरी नहीं है। तो इंटर स्टेट मूवमेंट के केस में जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स भेजता है तो बिना किसी कंसाइनमेंट वैल्यू के लिमिट कंपल्सरी ई वे बिल आएगा। एंड सेकेंड, ये जो हैंडीक्राफ्ट सप्लायर्स है जिनको सेक्शन 23 अगर याद है, सेक्शन 23, सेक्शन 24 अगर आप लोगों को याद है, वहां पे बताया था कि भाई ये जो हैंडीक्राफ्ट सप्लायर्स हैं इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है अप टू 20 लाख 10 लाख, तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है, तो फिर बिना कंसाइनमेंट वैल्यू के कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपको कंपल्सरी इंटर स्टेट मूवमेंट्स के लिए ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। नाउ ये कंसाइनमेंट वैल्यू होता क्या है? कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब जो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है, जो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप टैक्स का अमाउंट ऐड करोगे। हे मैम इंक्लूसिव अमाउंट लेना है? यस, कंसाइनमेंट का वैल्यू है ना, तो कंसाइनमेंट का वैल्यू कितना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस आपका टैक्स भी आ जाएगा। सो भाई कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब जो भी हम सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं, जो कि हमारे इनवॉइस में बिल ऑफ सप्लाई में डिक्लेयर्ड है, प्लस उसमें हम इंक्लूड कर लेंगे क्या? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, आईजीएसटी, जो भी टैक्स लगा है वो इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन इसमें हम एग्जेम्प्ट सप्लाई का वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें हम अगर एग्जाम टैक्सेबल सप्लाई साथ में जा रही है, से फॉर एग्जांपल टोटल वैल्यू है 70,000, जिसमें से 40,000 का टैक्सेबल है और 30,000 का एग्जेम्प्ट गुड्स जा रहा है, तो यहाँ पे ई वे बिल मैंडेटरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल गुड्स का वैल्यू देखना है अलॉन्ग विथ उसमें उसका इंटरेस्ट, उसमें उसका टैक्स का अमाउंट ऐड करने के बाद। तो ये कंसाइनमेंट वैल्यू में बड़ा बड़ा सा लिख लो,
कंसाइनमेंट वैल्यू में बड़ा बड़ा सा लिख लो कि भाई सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल लेना है, और वो भी इंक्लूसिव बेसिस पे, मतलब टैक्सेस का अमाउंट इंक्लूड करके लेना है, और एग्जेम्प्ट गुड्स का वैल्यू नहीं लेना है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देंगे, कंसाइनमेंट वैल्यू। ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50,000 है तो मैंडेटरीली ई वे बिल जनरेट करना रहेगा। ना सीधी सी बात है, चिड़िया चिड़िया खेत को चुग जाएगी, उसके बाद चाड़िया लगाओगे क्या, तो कोई मतलब नहीं है। तो आप गुड्स का मूवमेंट कॉज करो, उसके पहले आपको ई वे बिल जनरेट कर देना पड़ेगा। So e-way bill shall be generated prior to causing movement of goods in form GST EWB 01। GST EWB 01 में आप e-way bill में मूवमेंट कॉज करने के पहले आपको e-way bill जनरेट कर देना है। जैसे ही e-way bill जनरेट करोगे आपको पोर्टल क्या करेगा, एक यूनिक e-way bill नंबर दे देगा। नाउ ये बिल टू शिप टू मॉडल क्या बोलता है, तो देखो अगर आपने सफल अटेंड किया है या आपने पावर अटेंड किया है तो बिल टू शिप टू मॉडल में आप जिंदगी में कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी और ये है मिस्टर सी। नाउ यहाँ पे हुआ क्या कि ए ने बिलिंग तो किया है बी को लेकिन शिपिंग किया है सी को। ए ने बिलिंग किया है बी को लेकिन बी ने बोला कि भाई गुड्स मुझे मत भेजना, गुड्स सी को भेज देना। सो बिल टू बी हुआ है लेकिन शिप टू सी हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो दो सप्लाईज इन्वॉल्व होती है, ओरिजिनल सप्लाई जो ए ने बी को किया है एंड दूसरा सप्लाई जो बी ने सी को अल्टीमेटली किया है, इसलिए तो डायरेक्टली गुड्स शिप करवा दिए। सप्लाईज तो दो इन्वॉल्व है, तो क्या यहाँ पे दो ई-वे बिल जनरेट होंगे, द आंसर इज नो। ई-वे बिल को सप्लाई से मतलब नहीं है, ई-वे बिल को गुड्स के मूवमेंट से मतलब है। तो मूवमेंट तो एक ही हुआ है जो कि ए से सी को हुआ है, तो यहाँ पे सप्लाईज दो इन्वॉल्व है बिल टू शिप टू मॉडल में, लेकिन ई-वे बिल सिर्फ एक ही आएगा। तो वो कौन जनरेट करेगा, वो ए या बी कोई भी जनरेट कर सकता है। बस सिंपल इतना सा ही बिल टू शिप टू मॉडल है। तो इट इज क्लैरिफाइड दैट कि यहाँ पे सप्लाईज तो दो है लेकिन ई-वे बिल तो एक ही आएगा, और वो एक ई-वे बिल कोई भी जनरेट कर सकता है, जो कि ओरिजिनल सप्लायर है या जो सेकेंडरी सप्लायर है जो फाइनल पर्सन को भेज रहा है, दोनों में से कोई भी ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। अब ई-वे बिल जनरेट करेंगे तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है, ई-वे बिल में हमको बताना क्या है। तो पार्ट ए बोलता है कि भाई सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन और गुड्स क्या, कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट और कौन से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो आप बता दो पार्ट ए में। पार्ट बी में आप क्या बताओगे, कौन से मोटर व्हीकल से गुड्स जा रहे हैं। सो मोटर व्हीकल की डिटेल्स, अगर आप ट्रेन वगैरह से भेज रहे हो तो गुड्स का रिसिप्ट नंबर, रेलवे रिसिप्ट नंबर आपको पार्ट बी में बता देना है। मतलब पार्ट ए में आपके और आपके गुड्स की कुंडली होगी और पार्ट बी में किस व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो उसकी कुंडली होगी। नाउ अगर मेरी खुद की ही कार है, मेरा खुद का ट्रक है, मैं ही मंत्री मैं ही संतरी, मतलब मैंने ट्रांसपोर्टर अपने ही खुद के ओन या हायर्ड कन्वेंस से किया है, तो सीधी सी बात है मैं ही सप्लायर मैं ही ट्रांसपोर्टर। तो पार्ट ए पार्ट बी दोनों रजिस्टर्ड पर्सन ही फर्निश कर देगा जो कि मूवमेंट कॉज कर रहा है। लेकिन मैंने किसी थर्ड पार्टी, किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू मेरे गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाए हैं, तो सीधी सी बात है पार्ट ए तो नॉर्मली जैसे मैं फर्निश करती हूँ वैसे ही करूंगी, और पार्ट बी मैं किसको बोल दूंगी, ट्रांसपोर्टर को बोल दूंगी फर्निश करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर कौन से ट्रक से भेजेगा, ट्रांसपोर्टर की व्हीकल डिटेल्स क्या होगी वो मुझे पता नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर ऑथोराइज कर, अगर जो सप्लायर है वो ऑथोराइज कर देता है ट्रांसपोर्टर को, या तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल हो रहा है एंड सप्लायर उसको ऑथोराइज कर देता है, तो ये लोग पार्ट ए भी फर्निश कर सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए में बी फर्निश्ड बाय ट्रांसपोर्टर अगर उसको ऑथोराइज कर दिया गया है, या तो ई कॉमर्स ऑपरेटर, कुरियर एजेंसी जहां पे गुड्स उनके थ्रू सप्लाई होते हैं, तो वहां पे पार्ट ए पार्ट बी दोनों ये ही फर्निश कर सकते हैं। नाउ नीदर कंसाइनर, हाँ अगर कंसाइनर या कंसाइनी किसी ने भी ई-वे बिल जनरेट नहीं किया, दोनों ही एकदम इररिस्पॉन्सिबल, दोनों ही एकदम फुद्दू है, लेकिन कंसाइनमेंट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है, तो ट्रांसपोर्टर के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ई-वे बिल जनरेट करने की। इफ नीदर कंसाइनर नॉर कंसाइनी जनरेट्स द ई-वे बिल एंड कंसाइनमेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000, सो इन दैट केस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ट्रांसपोर्टर की होगी ई-वे बिल जनरेट करने के लिए। अगर ट्रांसपोर्टर का सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो सीधी सी बात है एक जीएसटी नंबर होगा, ई-वे बिल का काम हो जाएगा। मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन है तो ई-वे बिल के लिए वो क्या कर सकते हैं, एक कॉमन यूईएन, यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकते हैं। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है, पॉसिबल, हाँ ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन ई-वे बिल का डिटेल्स फर्निश करने के लिए वो क्या करेंगे, एक ट्रांजिन नाम का यूनिक नंबर पोर्टल से ले लेंगे। नाउ ये दो केस ऐसे हैं जब आप पार्ट बी में इंफॉर्मेशन फर्निश मत करो चलेगा, आप कौन रेसिपिएंट कौन गुड्स कौन ये तो बताना है, लेकिन कौन से व्हीकल से गुड्स जा रहे हैं ये आप पार्ट बी में मत बताओ तो चलेगा। तो कौन सा केस है, जब इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है अप टू 50 किलोमीटर, इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है अप टू 50 किलोमीटर, लेकिन मूवमेंट किस चीज के लिए हो रहा है, तो देखो ये मैं हूं,
ये मैं हूं, मेरा घर है ना, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का ऑफिस है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का ऑफिस है जहां पे ट्रक पड़ी रहती है। तो सीधी सी बात है, मुझे गुड्स देने ट्रांसपोर्टर के वहां पे जाना पड़ेगा। और या तो ऐसा हो सकता है किसी और सिटी से ट्रांसपोर्टर के डिपो पे मेरे गुड्स आके पड़े हैं, उसको अल्टीमेटली मेरे ऑफिस पे या मेरे घर पे आके इन गुड्स को देके जाना पड़ेगा। अगर ऐसी चीज है जब सिर्फ अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से आप ट्रांसपोर्टर को गुड्स देने जा रहे हो या ट्रांसपोर्टर आपको गुड्स देने आ रहा है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट है और डिस्टेंस भी सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर तक है, तो पार्ट ए तो लगेगा, लेकिन पार्ट बी ऑप्शनल है। चाहो तो फर्निश करो वरना मत फर्निश करो। अरे यार, सिर्फ घर से दुकान से घर तक ही तो आना है, वो भी इंट्रा स्टेट है, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। सी इंटर स्टेट है तो लगेगा। ये गुजरात राजस्थान का बॉर्डर है, यहाँ से यहाँ शायद हो सकता है डिस्टेंस 20 किलोमीटर ही है, और यही चीज है कि भाई यहाँ मेरा ऑफिस है, यहाँ ट्रांसपोर्टर है, मुझे सिर्फ गुड्स देने जाना है, बट वो इंटर स्टेट हो गया, तो उस केस में फिर पार्ट बी भी फर्निश करना पड़ेगा। सो डिटेल्स ऑफ कन्वेंस की जो डिटेल है वो आप पार्ट बी में फर्निश मत करो। कब? जब इंट्रा स्टेट मूवमेंट होता है अप टू 50 किलोमीटर। किस चीज के लिए? जब मैं अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से जा रही हूँ ट्रांसपोर्टर के वहां, या फिर ट्रांसपोर्टर आ रहा है कंसाइनी के वहां गुड्स देने के लिए। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू एयरवेज रेलवेज एरिया वेसल, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू रेलवेज एरिया वेसल, उस केस में ई वे बिल साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में। बाकी हर एक केस में, जो ट्रक वगैरह का केस होता है, तो उसमें जो ड्राइवर है या जो कंडक्टर है वो कंपलसरी अपने साथ ई वे बिल कैरी करते हैं। हावेवर, लेकिन जब तक अल्टीमेटली जो पर्सन गुड्स लेने आ रहा है, जो रिसीव करने आ रहा है रेलवे से एरिया वेसल से गुड्स, वो जब तक ई वे बिल दिखाएगा नहीं तब तक उसको गुड्स दिए नहीं जाएंगे। So, however, goods shall not be handed over unless e-way-bill produced at the time of delivery. Part B may be generated before after commencement of movement. यहाँ पे सीधी सी बात है, जब आप रेलवेज एरिया वेसल के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो तो पार्ट बी एक बार मूवमेंट चालू हो जाए उसके बाद भी फर्निश कर सकते हो, जब आपके पास वो व्हीकल का रिसिप्ट नंबर और सब कुछ आ जाता है। Now, transporter can generate consolidated e-way bill for multiple consignment when aggregate value is greater than 50,000 in form GST EWB 01. ट्रांसपोर्टर जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, अगर उन सब की कंसोलिडेटेड वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो जाती है तो वो क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टर एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। नाउ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का ऑप्शन है कि भाई एक बार जो मूवमेंट कॉज कर रहा है उसने ई वे बिल जनरेट कर दिया, तो सामने वाले के पास ये ऑप्शन है कि विद इन 72 आवर्स या बिफोर डिलीवरी, व्हिचएवर इज अर्लियर है, क्योंकि गुड्स निकल गए, डिलीवरी स्टार्ट हो गई, फिर तो कुछ होगा नहीं। तो जब ई वे बिल जनरेट हुआ वहां से 72 आवर्स या तो फिर बिफोर डिलीवरी, व्हिचएवर इज अर्लियर है, वहां तक वो ई वे बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो उस केस में डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। कितना मस्त है, 72 आवर्स में रिप्लाई दे वरना डीम्ड एक्सेप्टेंस वाली बात है। सो एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का ऑप्शन है, हाँ है, जब ई वे बिल जनरेट किया वहां से 72 आवर्स बिफोर डिलीवरी, व्हिचएवर इज अर्लियर है, तब तक आप एक्सेप्ट रिजेक्ट कर लो, वरना फिर डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। नाउ वैलिडिटी, एक ई वे बिल जनरेट किया वो कितने टाइम तक वैलिड रहता है? अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ओवर डायमेंशनल कार्गो से, मतलब बड़ा कार्गो है, धीरे धीरे चलेगा, तो ई वे बिल की वैलिडिटी 20 किलोमीटर तक एक दिन रहेगी, एंड उसके बाद 20 से नेक्स्ट 20, मतलब 25, 30, 35, 40 तक आपको एडिशनल 1 डे मिलेगा। 41 हो जाता है तो फिर 3 दिन मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, हर 20 किलोमीटर के लिए, हर 20 किलोमीटर या उसके पार्ट के लिए ई वे बिल एक दिन तक वैलिड रहेगा। कब? जब आप ओवर डायमेंशनल कार्गो के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो। लेकिन अदर देन ओवर डायमेंशनल, मतलब नॉर्मल कार्गो से गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो एक दिन में 200 किलोमीटर तो ट्रैवल हो ही सकता है। सो अप टू 200 किलोमीटर 1 डे, एंड उसके बाद एडिशनल 200, मतलब फिर नेक्स्ट 201 से 400 तक आपको एडिशनल 1 डे मिलता है। अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है कि भाई बार बार बीच में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो रहे हैं, ट्रक में डाला, ट्रक से शिप में डाला, ऐसा कुछ हुआ, एंड कहीं पे भी शिप इन्वॉल्व हो चुकी है, मल्टी मॉडल शिपमेंट है वेयर 1 लेग इज इन शिप, तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, अदर ओवर डायमेंशनल कार्गो वाला भी और अदर देन ओवर डायमेंशनल वाला भी, आप जो चाहो चूज कर सकते हो। तो ये जो 1 डे है, ये जो 1 डे का कैलकुलेशन है, ये कौन सी डेट से हमको गिनना है, कैसे गिनना है? तो देखो, सिंपल सा फंडा याद रखना, जिस दिन ई वे बिल जनरेट किया, उस दिन रात 12 बजे तक का टाइम आपको फ्री मिलता है। जिस दिन ई वे बिल जनरेट किया उस दिन रात 12 बजे तक का टाइम आपको फ्री मिलता है, एंड 12 बजे से दिन चेंज होता है तब से आपका 1 डे गिना जाएगा। मतलब अगर मैं सुबह सुबह ई वे बिल जनरेट कर दूं तो मुझे एडिशनल डे मिल जाता है। द आंसर इज यस। से फॉर एग्जाम्पल 20 दिसंबर 2022 को सुबह 4 बजे
20 दिसंबर 2022 को सुबह 4 बजे मैंने ई वे बिल जनरेट कर दिया। मुझे 35 किलोमीटर ट्रैवल करना है ओवर डायमेंशनल कार्गो में। ओवर डायमेंशनल कार्गो है, 35 किलोमीटर है, मतलब ये समझ में आ गया 2 दिन मिलेंगे। 20 किलोमीटर के लिए 1 डे और फिर अगले के लिए 40 तक मुझे 1 एडिशनल डे मिलता है, मतलब 2 डेज मुझे मिल जाएंगे। 2 डेज तक ई वे बिल वैलिड रहेगा। बट द क्वेश्चन इज 2 डेज गिनना कहां से है? सो 20 दिसंबर को सुबह 4 बजे जनरेट कर दिया था ना, तो ये 20 दिसंबर का दिन पूरा फ्री मिलेगा 12 बजे तक। उसके बाद क्या होगा, 20 दिसंबर को जैसे ही 12 बजेंगे तो 21 डेट स्टार्ट हो जाएगा, 21 दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो 21 दिसंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा, 21 दिसंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा एंड 22 दिसंबर की रात 12 बजे तक का आपके पास टाइम होगा। जैसे ही 20 दिसंबर की रात 12 बजेंगे, यहाँ पे 001 होगा, 001 होगा, वहीं से आपका ई वे बिल का वैलिडिटी चालू हो जाएगा। सो पूरा 21 का डेट मिलेगा, फिर 21 की रात 12 बजे होगी, फिर से जब 001 होगा यहाँ पे 22 डेट चालू होगा। सो 22 डेट के रात 12 बजे तक आपका ई वे बिल वैलिड रहेगा। और यहीं पे अगर आप सुबह 4 बजे जनरेट ना करते ई वे बिल, सपोज 11:30 रात को, 11:30 से आधा घंटा बचा है और आपने 20 डेट को 11:30 को रात को ई वे बिल जनरेट किया, तो भी आपकी वैलिडिटी सेम ही रहेगी, आपको ये एडिशनल हाफ एन आवर मिल जाएगा। यही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, आप रीड कर सकते हो। एकदम सिंपल फंडा याद रखो, जिस डेट पे ई वे बिल जनरेट करते हो उस डेट का आपको रात 12 बजे तक का टाइम फ्री मिल जाता है। सुबह सुबह ई वे बिल जनरेट कर दो, मस्त एक एडिशनल डे मिलेगा। जैसे ही रात के 12 बज जाएंगे दिन चेंज होगा एंड वहां से आपकी 1 डे 2 डे जितनी भी वैलिडिटी है बेस्ड ऑन योर डिस्टेंस जितनी भी वैलिडिटी है वो कमेंस हो जाएगी। नवंबर 22 में इसको लेके एमसीक्यू भी आया था, मस्त इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है। नाउ क्या ई वे बिल कैंसिल हो सकता है? हाँ हो सकता है। जब आपने ई वे बिल जनरेट तो कर दिया लेकिन उसके सामने कोई गुड्स का मूवमेंट ही नहीं किया, या तो फिर ई वे बिल में जो चीजें लिखी थी, जो डिस्क्रिप्शन लिखा था उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मूवमेंट नहीं किया, तो जब आप ई वे बिल जनरेट करते हो उसके 24 आवर्स में आपके पास ऑप्शन है कि आप ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हो। एंड एक ई वे बिल, क्योंकि हमने पढ़ा मूवमेंट होने से पहले ई वे बिल जनरेट करना है, तो कितना पहले कर सकते हैं? तो 15 दिन तक का आपके पास पीरियड है कि भाई एक अगर आपने ई वे बिल जनरेट किया, यूनिक ई वे बिल नंबर मिला, तो वो 15 दिन तक वैलिड रहता है पार्ट बी के अपडेशन के लिए। बाकी कैंसिलेशन करना हो तो विद इन 24 आवर्स आप इलेक्ट्रॉनिकली कैंसिल कर सकते हो। कब? जब आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट ही नहीं किया है या तो फिर एज पर डिटेल्स ट्रांसपोर्ट नहीं किया है। क्या ई वे बिल में कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सी, अगर आप व्हीकल चेंज करते हो तो पार्ट बी को मल्टीपल टाइम्स अपडेट कर सकते हो, बट उसके अलावा अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, इनकरेक्ट रॉन्ग एंट्री हो जाती है, तो एडिट करेक्ट कुछ भी नहीं होगा। जनरेट किया उसके 24 आवर्स में कैंसिल कर दो और नया ई वे बिल जनरेट कर दो। व्हीकल नंबर आप मल्टीपल टाइम्स अपडेट कर सकते हो एंड बिना व्हीकल नंबर डाले गुड्स का मूवमेंट नहीं करना है। कभी भी आपको पीओ रास्ते में पकड़ ले, कभी भी आपको रास्ते में पीओ पकड़ ले, तो आपके पास जो ई वे बिल है उसमें लेटेस्ट व्हीकल नंबर ही पीओ को मिलना चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या बोलता है? अगर आपने मल्टीपल इनवॉइसेस इशू कर दी है, से फॉर एग्जांपल मैं ए हूं, सामने बी को मुझे कुछ गुड्स सप्लाई करने हैं ना। अहमदाबाद में 2 एरिया है, एक मणिनगर एरिया है और एक मणिनगर एरिया है, एक शाहीबाग एरिया है, ठीक है। अहमदाबाद में 2 एरिया है, दोनों एरिया में मेरी शॉप है। नाउ बी ने मुझसे कुछ 2 प्रोडक्ट्स मंगवाए। एक प्रोडक्ट मैंने एक ही ट्रक भेजा, एक ट्रक को मैंने बोला मणिनगर से एक प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेना, शाहीबाग से दूसरा प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेना। दोनों के लिए मैंने अलग अलग इनवॉइसेस इशू कर दिए। दोनों के लिए मैंने क्या किया? अलग अलग सेपरेट इनवॉइसेस इशू कर दिए। तो इन दैट केस जो कैरियर है वो तो एक ही है, एक ही ट्रक में दोनों चीजें जा रही है, कंसाइनर भी एक, कंसाइनी भी एक, तो क्या मैं सिंगल ई वे बिल जनरेट कर दूं? द आंसर इज नो नो नो, यू कैन नॉट जनरेट सिंगल ई वे बिल। आपको मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए मल्टीपल ई वे बिल ही जनरेट करना पड़ेगा। मल्टीपल इनवॉइसेस कैन नॉट बी क्लब्ड टू जनरेट 1 ई वे बिल। लेकिन एक बार आपने मल्टीपल ई वे बिल्स जनरेट कर दिए हर इनवॉइस के लिए, उसके बाद अगर आपका कैरियर सेम है, ट्रांसपोर्ट सेम है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए अगर 1 व्हीकल में कुछ जा रहे हैं तो एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बन सकता है। आपको तो अलग अलग इनवॉइसेस के लिए अलग अलग ई वे बिल ही बनाना है एंड अगर वो सब फिर अल्टीमेटली एक व्हीकल में जा रहे हैं तो इन दैट केस ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल आप बना सकते हो। रास्ते में क्या आपको रोक के इंस्पेक्शन किया जा सकता है? ई वे बिल का ऑब्वियसली किया जा सकता है। तो कमिश्नर के क्या राइट्स है कि वो आपको रोक सकते हैं, आपके बिल्स, डॉक्यूमेंट्स, कन्वेंसेस वगैरह को चेक कर सकते हैं। और राइट टू इंस्टॉल RFID है जो अभी तक आया नहीं है। तो पर्सन के क्या राइट्स है कि भाई पीओ ने रोक के रखा है, मेरे को लेट हो रहा है,
पीओ ने रोक के रखा है, मेरे को लेट हो रहा है, तो उस केस में व्हीकल को अगर 30 मिनट से ज्यादा डिटेन कर लिया है तो ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है, GST-EWB04 में जाके इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकता है कि भाई आधे घंटे से ज्यादा हो गया और पीओ ने यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ ई वे बिल के चक्कर में रोक के रखा है। एक बार पीओ ने इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन कर लिया तो फिर क्या करना है, तो तुरंत से उनको GST-EWB03 में 24 आवर्स के अंदर जब इंस्पेक्शन किया वहां से 24 आवर्स के अंदर अंदर एक बार पार्ट ए में समरी रिपोर्ट डाल देनी है एंड उसके बाद पार्ट बी में आपको फाइनल रिपोर्ट डालनी है। इंस्पेक्शन से 3 दिन और प्लस 3 दिन का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। जब भी पीओ ने आपको रोका, आपका इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन किया, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर पार्ट ए में समरी डाल देनी है एंड उसके बाद फाइनल के लिए आपके पास टाइम होगा इंस्पेक्शन से 3 डेज प्लस 3 डेज का। एक बार आपको रास्ते में रोक लिया, आपका कन्वेंस का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद फिर से आपको नहीं रोकेंगे अनलेस कोई और इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन आ जाती है। नो फर्दर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स अगेन एक्सेप्ट अगर कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आ जाती है। मैम व्हाट इफ हमारा ट्रक रास्ते में खराब हो गया, हमको पता है कि हमारे पास ओवर डायमेंशनल कार्गो के केस में 20 किलोमीटर के लिए एक ही दिन का टाइम है, लेकिन हम निकले और ट्रक खराब हो गया, तो हम क्या करें, तो कोई बात नहीं, आप एक्सटेंशन सीख कर सकते हो। इफ एनी ब्रेकडाउन इन कन्वेंस या कोई और रीजन के कारण आपको रुकना पड़ा तो ट्रांसपोर्टर में सीख एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल विद इन 8 आवर्स फ्रॉम टाइम ऑफ एक्सपायरी। ई वे बिल एक्सपायर हुआ वहां से 8 घंटे के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन सीख कर सकते हो। अगर रास्ते में कन्वेंस चेंज होता है, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में गुड्स डालने पड़े, तो उस केस में क्या होगा, अगर सेम ट्रांसपोर्टर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, पार्ट बी में व्हीकल्स की डिटेल अपडेट कर देगा। लेकिन अगर किसी और ही ट्रांसपोर्टर के ट्रक में गुड्स चले गए तो उस ट्रांसपोर्टर को आप ई वे बिल असाइन कर दो और उसके बाद वो नया ट्रांसपोर्टर पार्ट बी में व्हीकल की डिटेल्स अपडेट कर देगा। लेकिन किसी भी केस में ध्यान रखना, अगर कभी भी पीओ ने आपको पकड़ा, चेक किया, तो ई वे बिल में आपके पास लेटेस्ट व्हीकल की डिटेल्स होनी चाहिए। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो बोलता है कौन सी सिचुएशंस में ई वे बिल रिक्वायर्ड ही नहीं है, मतलब कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा भी है या जो भी रीजन है, लेकिन इन सारे केसेस में आपको कोई ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ये आप खुद से पढ़ेंगे, देयर इज नथिंग न्यू दैट आई हैव टू एक्सप्लेन। जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का सप्लाई है, जो एलपीजी सप्लाई होती है, आपके घरों में आते हैं सिलेंडर्स वगैरह, उनको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। केरोसिन ऑयल जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई होते हैं, पोस्टल बैगेज है, मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपकी जो स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट कुरियर करता है, पोस्ट करता है। नेचुरल कल्चर्ड पर्ल्स है, करेंसी है, यूज्ड हाउस होल्ड इफेक्ट है, मानो मेरा घर मैं शिफ्ट कर रही हूँ, आई एम शिफ्टिंग माई होम, तो अपने घर का जो भी सामान था नए घर में शिफ्ट करूंगी, तो घर का सामान टोटल 50,000 से तो ज्यादा ही होगा। तो अगर मैंने पूरा घर शिफ्ट किया, अपने पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट्स शिफ्ट किए, तो मुझे ई वे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये पर्टिकुलर पॉइंट, अब ये अमेंडमेंट भी नवंबर 23 का है। अमेंडमेंट क्या बोल रहा है, तो देखो, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ या सिल्वर स्मिथ वेयर्स, सोना चांदी, ऐसा कोई भी प्रेशियस मेटल पर्ल कुछ भी है जो आप मूव करते हो, तो आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना है, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के सबको बताएंगे थोड़ी ना कि हमारे प्रेशियस आर्टिकल्स मूव हो रहे हैं। अब यहाँ पे ना पहले सिर्फ ज्वेलरी लिखा हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको क्लियर कर दिया कि भाई हम रियल ज्वेलरी की बात कर रहे हैं। अगर आप नकली झुमके, नकली ज्वेलरी यानी इमिटेशन ज्वेलरी ट्रांसपोर्ट करते हो तो ये बिल रिक्वायर्ड होगा। अगर आप नकली इमिटेशन ज्वेलरी ट्रांसपोर्ट करते हो तो ई वे बिल रिक्वायर्ड होगा। अगर आप असली सोना, असली चांदी, असली रूबी, पर्ल, सफायर, मेटल, ऐसा कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर लेते हो तो उस सिचुएशन में ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो कोई भी पर्ल है, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस मेटल है, या ज्वेलरी, सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ वेयर है, कुछ भी है, ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। बट गवर्नमेंट ने सिर्फ क्लैरिफाई क्या कर दिया कि अगर इमिटेशन ज्वेलरी है, इमिटेशन नकली ज्वेलरी है, तो ई वे बिल रिक्वायर्ड होगा अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। तो नॉर्मल ज्वेलरी के लिए, असली ज्वेलरी के लिए ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं होगा। चल, उसके बाद ये सारी चीजें आप सेल्फ रीड करेंगे, मतलब कोई समझाने जैसी बात है नहीं। नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस है, लारी से, लॉरी जिसको हम बोलते हैं, लॉरी से आपके गुड्स मूव हो रहे हैं, मतलब किसी ट्रक से, बस से, कार से, मतलब एक मोटराइज्ड व्हीकल से मूव नहीं हो रहे, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है। आप बुलक कार्ट से, हॉर्स कार्ट से, लॉरी से अपने गुड्स मूव करवा लेते हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। शेड्यूल 3 के आइटम्स है, या ट्रांजिट कार्गो है नेपाल भूटान का, ये मैं नहीं करवा रही कवर, आप सेल्फ रीड कर सकते हो। एग्जेम्प्ट आइटम्स है, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स है, या जैसे सिलेंडर खाली हो जाता है एलपीजी का, तो हम फिर से सिलेंडर मूव करते हैं फॉर रीजन अदर देन सप्लाई। तो ये जो भी चीजें हैं ये आप एक बार से सेल्फ रीड कर लेंगे। इन सारी सिचुएशंस में ई वे बिल रिक्वायर्ड
नहीं होता है। ये मैं कवर कर रहा हूं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, मैं अभी आपको सब बोल भी दूं तो आपको बैठ के शांति से इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। इंपॉर्टेंट ये था तो ये वाला बता दिया। अब बात करते हैं ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल की। क्या किसी केस में ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट मेरा ई वे बिल ब्लॉक करवा दे? हाँ, अगर मैं ऐसी पर्सन हूं, मैं एक कॉम्पोजिशन पर्सन हूं जिसने 2 क्वार्टर से पेमेंट नहीं किया है, CMP 08 जो मुझे पेमेंट करने होते हैं एवरी क्वार्टर, बीइंग अ कॉम्पोजिशन पर्सन मैंने 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स से पेमेंट ही नहीं किया है, मैं मंथली रिटर्न फाइलर हूं और 2 टैक्स पीरियड 2 महीने से मैंने रिटर्न नहीं भरा है, मैंने 2 महीने से अपना GSTR 1 नहीं भरा है, अगर क्वार्टरली हूं तो 2 क्वार्टर से GSTR 1 नहीं भरा है, मंथली हूं 2 महीने से GSTR 3 भी नहीं भरा है, क्वार्टरली हूं तो 2 क्वार्टर्स 2 टैक्स पीरियड तक पेमेंट नहीं किया है, रिटर्न नहीं भरा है, या तो मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है। इन सारे केसेस में गवर्नमेंट मेरा ई वे बिल बनाने का फैसिलिटी ही ब्लॉक कर सकती है। सिंपल, अगर ई वे बिल ब्लॉक हो गया तो मैं गुड्स को मूव नहीं कर पाऊंगी। कॉम्पोजिशन पर्सन जिसने 2 क्वार्टर तक क्या नहीं किया है, कॉम्पोजिशन पर्सन जिसने 2 क्वार्टर तक CMP 08 फाइल करके पेमेंट नहीं किया। रेगुलर पर्सन अगर वो मंथली है तो 2 महीने, अब इन्होंने 2 टैक्स पीरियड सिंपली लिख दिया, मतलब एक नॉर्मल पर्सन है तो उसने 2 महीने तक रिटर्न नहीं भरा, 2 महीने तक 3B का पेमेंट नहीं किया। और अगर QRMP क्वार्टरली वाला पर्सन है तो उसने 2 क्वार्टर 2 टैक्स पीरियड तक रिटर्न फाइल नहीं किया, पेमेंट नहीं किया। या तो आपने GSTR 1, अगेन आप मंथली हो तो आपने 2 मंथ्स तक GSTR 1 फाइल नहीं किया, आप QRMP वाले हो तो आपने 2 क्वार्टर तक GSTR 1 नहीं फाइल किया है, या तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है। तो इन सारी केसेस में आप क्या नहीं कर सकते, ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। अगर कमिश्नर चाहे तो आपको राइटिंग में किसी रीजन के कारण अलाउ कर सकता है, वो भी कंडीशन के साथ कि देखो भाई सिर्फ इसी रीजन में इसी कंडीशन में आपको जनरेट करने दे रहे हैं, बाकी नहीं। तो कोई स्पेसिफिक केस है, आप सफिशिएंट कॉजेस दिखा सको तो कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस के साथ कमिश्नर में भी आपको अलाउ कर सकता है। बाकी अगर इनमें से कुछ भी आपने कांड कर लिया तो आपका ई वे बिल क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्लेरिफिकेशन रिलेटिंग टू ई वे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टोरिंग ऑफ गुड्स इन माई ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन। अब क्या होता है तो देखो, ये मेरी ऑफिस, ये मेरा ट्रांसपोर्टर का गोडाउन, यहाँ पे इसके ट्रक वगैरह पड़ी रहती है, मुझे कोई भी ऑर्डर आता है, मैं गुड्स भेजती हूँ ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर फर्दर लेके जाता है, कस्टमर को सप्लाई करता है। मैंने बोला यार इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, एक काम करती हूँ, ट्रांसपोर्टर के वेयरहाउस में बहुत सारी जगह है, मैं अपने कुछ गुड्स यहीं रख देती हूँ, जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं सीधा ट्रांसपोर्टर को फोन करूंगी कि ये ऑर्डर आया है, गुड्स निकालो और फटाफट से ट्रांसपोर्ट करने निकल जाओ। तो हो सकता है हमारे 1-2 दिन इस केस में बच जाए। तो क्या हम पहले तो ऐसा कर सकते हैं? यस यू कैन डू इट। अगर आप चाहो तो आप ट्रांसपोर्टर के वेयरहाउस पे, ट्रांसपोर्टर के गोडाउन पे भी अपने गुड्स को स्टोर कर सकते हो। इन केसेस में ट्रांसपोर्टर का जो गोडाउन है उसको मुझे अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या बोला इन्होंने, देखो, रेसिपिएंट अगर चाहे तो ट्रांसपोर्टर के वेयरहाउस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करके और वहां पे अपने गुड्स रख सकता है। अब एक बार मैंने अगर इसको अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दिया, फिर मानो कहीं से गुड्स यहाँ पे पहुंच गए, मैंने कहीं से गुड्स मंगवाए और वो ट्रांसपोर्टर के गोडाउन पे आके पड़े हैं, ट्रांसपोर्टर मुझे भेजेगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी भेजेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई वे बिल की वैलिडिटी कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं है, मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अभी भी ट्रांसपोर्टेशन बाकी है। अगर मैंने ट्रांसपोर्टर के गोडाउन को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे भी अगर गुड्स पहुंच गए तो फिर ई वे बिल का काम खत्म। क्या बोला इन्होंने, ई वे बिल की प्रोविजंस एप्लीकेबल होगी एक बार। देखो, जब मैं यहां से यहां पे गुड्स भेजूंगी या यहां से यहां पे गुड्स भेजूंगी तो नॉर्मली ई वे बिल के प्रोविजंस लगते हैं, वो लगेंगे। अगर देखो इंट्रा स्टेट है, 50 किलोमीटर है, वो सारी बातें हैं तो अलग बात है। अगर ये कुछ भी कंप्लाई नहीं होता है तो नॉर्मली यहां से यहां और यहां से यहां गुड्स भेजने के लिए भी ई वे बिल के प्रोविजंस लगते हैं। लेकिन सिंपली आई एम सेइंग कि अगर कहीं से कोई गुड्स आ रहे हैं और वो यहाँ पे पहुंच भी गए ना, तो फिर फर्दर ई वे बिल की वैलिडिटी कंटिन्यू करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय ट्रांसपोर्टर एज वेल एज रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर रेसिपिएंट दोनों को अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। रूल 38F यू हैव टू स्ट्राइक ऑफ, नॉट एप्लीकेबल। टेल मी, इज इट क्लियर एवरीवन? फीलिंग कॉन्फिडेंट? उसके बाद सेक्शन 37 करवाया नहीं है, रिटर्न्स है, बट मैं एक बार सेक्शन बता देती हूँ आपको साथ साथ में। सेक्शन 37 जो बात करता है GSTR 1 की, 38 अब ओमिट हो चुका है तो भूल जाओ। 39 बात करता है GSTR 3B की। अब इतनी बार इनके रेफरेंसेस आ चुके हैं कि ये भूलने का या गलती करने का कोई स्कोप नहीं है कि आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश होती है 37 में और नॉर्मल रिटर्न्स फर्निश होते हैं 39 में। F से 40, F से फर्स्ट,
एफ से 40, एफ से फर्स्ट, सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न। ये क्या है? वो जो रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस इशू करते हैं ना, कि आरसी बाद में मिला, इफेक्टिव डेट पहले है, जो रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस इशू करते हैं, वो सारे हम एफ से 40, एफ से फर्स्ट रिटर्न में फर्निश कर देते हैं। सेक्शन 41 आईटीसी के साथ पढ़ लिया था, वो 30 सितंबर और 30 नवंबर वाला जो भी था, वो सब कुछ हमने सेक्शन 41 आईटीसी के साथ पढ़ लिया था। 42, 43 हट चुके हैं, काम के नहीं है। 44 का जब हम उल्टा मिरर इमेज देखेंगे, देखो 44 का उल्टा मिरर इमेज देखो तो एन एन जैसा दिखाई देता है, ये मैंने उल्टा 44 लिखा है, हाँ, तो एन एन से याद रख लेंगे एनुअल रिटर्न। सेक्शन 44 क्या है? एनुअल रिटर्न। वंस अगेन 36 तक हमने कंप्लीट किया, अब रिटर्न्स की बात करेंगे तो 37 बात करेगा। 37 जीएसटीआर 1 है, 39 3B है, ये तो आप भूल नहीं सकते, इतनी बार रेफरेंसेस आते हैं। एफ से 40, एफ से फर्स्ट, एफ से 40, एफ से फर्स्ट, सेक्शन 40 बात करता है फर्स्ट रिटर्न की, कि जो भी रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस है वो आप किस में डिक्लेयर करोगे? सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न में। 41 आईटीसी चैप्टर के साथ हमने किया। 42, 43 नहीं करना है। 44 ने क्या बोला? 44 का उल्टा देखो तो एन एन जैसा दिखाई देगा, तो एन एन से हमने याद कर लिया एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है? तो 31 दिसंबर आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब एनुअल के बाद सीधा आता है 45 फाइनल रिटर्न। 44 एनुअल जो हम ईयरली बेसिस पे फाइल करते हैं। 45 फाइनल रिटर्न। 45 फाइनल रिटर्न क्या बोलता है कि भाई जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए ना, तब ये फाइनल, आखिरी, ज्यादा टाइम आखिरी सलाम देते जाना, तो सेक्शन 45 बात करता है फाइनल रिटर्न की, कि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है वहां से 3 मंथ्स के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? अपना फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। देन सेक्शन 46 बोलता है कि अगर आप अपने रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करते हो तो हम आपको नोटिस इशू करेंगे। अगर आपने अपने रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किए तो सेक्शन 46, अब सारे रिटर्न्स की बात यहाँ पे खत्म हो गई, इनकी ड्यू डेट चली गई और आपने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया, तो सेक्शन 46 आपको नोटिस इशू करके 15 डेज का टाइम देता है कि 15 डेज के अंदर चुपचाप अपने रिटर्न फाइल कर दो। आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो सेक्शन 47 लेट फीस। अब ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत लास्ट नवंबर 23 के एग्जाम में उन्होंने एक लेट फीस का एमसीक्यू पूछ लिया था, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट था। इस बार तो किसी लेट फीस में कोई अमेंडमेंट भी नहीं है, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी है कि आपसे एग्जाम में लेट फीस पूछा जाए। मतलब आपके एग्जाम के लिए सिर्फ जो 2-3 अमेंडमेंट है उसको छोड़ के रिटर्न्स चैप्टर सी कैटेगरी है, अमेंडमेंट खाली देख लो, बाकी रीड करो और जाने दो, छोड़ो मत, रीड करो जाने दो, इट विल वर्क। तो सेक्शन 46 बोलता है कि रिटर्न सारे खत्म हो गए, रिटर्न नहीं टाइम पे फाइल किए तो हमको नोटिस मिलेगी कि चलो चलो रिटर्न फाइल करो 15 दिन में। अब रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो कितनी लेट फीस लगेगी, ये सेक्शन 47 में लिखा है। उसके बाद सेक्शन 48 जो बात करता है जीएसटी प्रैक्टिशनर की। आप क्या कर सकते हो? किसी को अपना जीएसटी प्रैक्टिशनर अपॉइंट कर सकते हो, जो आपके बिहाफ पे आपके रिटर्न्स फाइल करेगा, आपके एप्लीकेशंस करेगा, आपका सारा काम देखेगा पोर्टल का। देखो अपना काम हमेशा खुद करना चाहिए, अगर अपना काम खुद नहीं करते तो वो बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। तो 4 का डबल 2, 4 का डबल 8, ये सिर्फ लर्न करने के लिए कि अपना काम हमेशा खुद करना चाहिए। अगर आप अपना काम किसी और से करवाओगे तो 4 का डबल 8, आपका काम डबल बढ़ जाएगा। ऐसे करके हम याद रख लेते हैं सेक्शन 48 जीएसटी प्रैक्टिशनर। ये जीएसटी प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, साथ साथ में अगर हम लेके बैठे हैं तो खत्म कर लेते हैं। जीएसटी प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? तो हर वो पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, साउंड माइंड का पर्सन है, इंसॉल्वेंट नहीं है और कन्विक्टेड बाय कोर्ट नहीं है। ये तो जनरल है कि भाई इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, ये 4 चीजें तो कम से कम होनी ही चाहिए। देखो अगर आपको मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो सबसे पहले आपको लड़का होना जरूरी है, तो ये तो इतनी प्रीरिक्विजिट कंडीशन है कि आपका लड़का होना जरूरी है। तो आपका इंडियन सिटीजन होना, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना, इंसॉल्वेंट नहीं होना और कॉम्पिटेंट कन्विक्टेड बाय कोर्ट नहीं होना, इतना तो जरूरी है। ठीक है, इतना तो जरूरी है कि होना ही चाहिए कि आप लड़के हो। अब इसके अलावा आप थोड़े से सभ्य लड़के हो, आप में थोड़े से मैनर्स है, ये सारी अलग चीजें हैं। चलो ये बेसिक 4 चीज आपके पास है, आप इंडियन हो, आप साउंड माइंड हो, आप इंसॉल्वेंट नहीं हो और आप कोई कांड करके कोर्ट से कन्विक्ट नहीं हुए हो, ये डीम्ड है कि आप अब लड़के हो चुके हो। ठीक है, अब आपको थोड़े से सभ्य लड़का होना है, मतलब आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है कि आप एटलीस्ट 2 साल या उससे ज्यादा से रिटायर होके कोई बड़ी पोस्ट पे थे, एज एन ऑफिसर थे, या आपने पहले आप एक सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर थे एटलीस्ट 5 साल तक, या तो फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, गवर्नमेंट की कोई नोटिफाइड एग्जाम आपने क्लियर की है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये एडिशनल कंडीशंस है। पेज नंबर पूछ रहे हो, पेज नंबर इज 199, पेज नंबर इज 199। तो ये क्या बोल रहा है कि देखो सबसे पहले बेसिक कंडीशन, बॉयफ्रेंड बनना है, लड़का होना जरूरी है, यानी आपका इंडियन सिटीजन। आपको यहीं से बाहर कर देंगे, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो,
आप पर्सन ऑफ साउंड माइंड नहीं हो, इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर हुए हो या कन्विक्ट नहीं हुए। तो ये सारी चीजें तो बेसिक है, होनी चाहिए। अब इसके अलावा थोड़ी सभ्यता भी जरूरी है। सभ्यता मतलब इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है, इतना वेला नहीं है आईसीआई कि आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर के क्वालिफिकेशंस पूछे। एक बार पढ़ लो एंड इट इज कंप्लीटली ओके कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इनफैक्ट आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, या आप पहले सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर थे, या आप डिपार्टमेंट में आपने सर्व किया है एटलीस्ट एज अ गैजेटेड बी ऑफिसर, ये कोई भी अगर कंडीशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। बन के करना क्या है, अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे रिटर्न्स फाइल करने हैं, डिपॉजिट करना है कैश लेजर में, ईवे बिल बनाने हैं, उनकी रिफंड की एप्लीकेशन करनी है, उनको चलान बना के देने हैं, उनके रिटर्न्स फाइल करने हैं, अगर उनको रेगुलर से कॉम्पो, कॉम्पो से रेगुलर पे शिफ्ट होना है तो उनके बेसिस पे एप्लीकेशन करोगे। बेसिकली सारा काम, हर पोर्टल का काम आप उन पर्सन को करके दोगे तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाओगे। आपने काम किया, फिर भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, सप्लायर की। आज अगर मैं किसी को अपना जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए जीएसटी प्रैक्टिशनर रख लूं, मैंने इस पर्सन को अपना जीएसटी प्रैक्टिशनर रख लिया, यही मेरे जीएसटीआर 1 3 रिटर्न सब कुछ फाइल करता है। अगर रिटर्न में कोई गलती हुई तो मैं ऐसा डिपार्टमेंट को नहीं बोल सकती मुझे नहीं पता, मेरे प्रैक्टिशनर ने फाइल किया। नो, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मेरी ही रहेगी। मैंने भले जीएसटी प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर दिया, उससे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाएगा, वो तो गड़बड़ कर सकता है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सारे रिटर्न की हमेशा मेरे ऊपर, अल्टीमेट पर्सन के ऊपर ही रहती है। एनरोलमेंट प्रोसीजर टाइम पास है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इसको पावर बैच में करवाने का। शांति से पढ़ना, कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, पोर्टल आपको वेरीफाई करता है, सब कुछ ओके है तो आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर बना देता है। ये भी ट्रांजिशन प्रोविजन है जो अब जाने दो। मतलब एक हमने पॉइंट पढ़ा कि अगर मैं पहले सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर थी तो अब मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकती हूँ। ट्रांजिशन प्रोविजन क्या बोलता था कि एक बार अगर आप सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर हो तो हम आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर बना देंगे, पर मैक्सिमम 30 मंथ्स के लिए। ये टाइम ऑलरेडी जा चुका है। 30 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एक बार एक एग्जाम देके अपने आप को प्रूव कर देना है कि आपको सेल्स टैक्स आता था, राइट, पर आपको जीएसटी भी आता है। 30 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एक बार वो प्रूव करवा लेते हैं कि सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर थे, ठीक है, पर आपको जीएसटी आता है, हाँ, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी टाइम टू टाइम नासिन एक बॉडी है, टाइम टू टाइम उसकी एग्जाम्स होती रहती है। तो जो भी जीएसटी प्रैक्टिशनर्स है वो लोग टाइम टू टाइम ये एग्जाम देके एग्जाम पास करते रहते हैं और अपने आप को प्रूव करते रहते हैं कि हाँ भाई हमको अभी भी जीएसटी आता है। दिस इज सेक्शन 48 जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो जीएसटीआर 1 सेक्शन 37 जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश करते हैं। सेक्शन 39 जीएसटीआर 3B जिसमें हम समरी बताते हैं कि क्या आउटवर्ड सप्लाई था, क्या इनवर्ड सप्लाई था, और हमेशा हर पीरियड के लिए जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करना मैंडेटरी है। मैम नो सेल नो परचेज, 0 सेल 0 परचेज है तो नील रिटर्न फाइल करो, एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। नील रिटर्न फाइल करो, लेकिन रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आपने इस पीरियड का 1 फाइल नहीं किया तो आपको नेक्स्ट पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल करने नहीं देंगे। अगर आपने इस पीरियड का 3B फाइल नहीं किया तो आपको नेक्स्ट पीरियड का 3B फाइल नहीं करने देंगे। इनफैक्ट अगर आपने इस पीरियड का 1 फाइल नहीं किया तो आपको इस पीरियड का भी 3B फाइल नहीं करने देंगे। यानी हर महीने के लिए हम पहले 1 फाइल करते हैं, फिर हमारा 3B ओपन होता है, फिर हम 3B फाइल करते हैं। अगले महीने फिर से पहले का 1 फाइल्ड है तो इस बार का करने देंगे, पहले का 3B फाइल्ड है तो इस बार का करने देंगे। पूरा लिंक्ड है। मतलब अगर एक जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करते तो उस महीने का 3B भी फर्निश नहीं कर सकते और आगे का कोई और भी 1 3B आप फर्निश नहीं कर पाओगे। तो 1 फाइल किया, फिर इस महीने का 3B फाइल होगा, उसके बाद अगले महीने के पेंडिंग रिटर्न फाइल होंगे। एक भी रिटर्न बीच में फाइल नहीं किया तो आप आगे का कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। F से 40, F से फर्स्ट, ये क्या है, रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस डिक्लेयर करने के लिए। 42, 43 नॉट इंपॉर्टेंट, 41 हमने देख लिया। 44 का उल्टा मिरर इमेज, NN 44 है एनुअल रिटर्न, 45 है फाइनल रिटर्न। 46 में क्या होता है तो नोटिस आती है कि चलो चलो 15 दिन में रिटर्न फाइल कर दो, ड्यू डेट जा चुकी है। तो 47 लेट फीस के बारे में बताता है और 48 जीएसटी प्रैक्टिशनर की बात करता है। रिटर्न्स अंडर जीएसटी। चलो, तो सबसे पहले जीएसटीआर 1, अभी ड्यू डेट्स लर्न करवाने का कोई मतलब नहीं है, हम छोटे बच्चे नहीं है। सभी अंडरस्टैंड कि जीएसटीआर 1 में अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो हमारे पास क्यूआरएमपी स्कीम का ऑप्शन होता है कि हम क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटीआर 1 फाइल करें। तो ऐसे केसेस में महीना खत्म होता है, क्वार्टर खत्म होता है, तो फिर जैसे जैन फेब मार्च क्वार्टर है तो हम 13 अप्रैल तक अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं। अगर अदर नॉर्मल पर्सन है, मंथली वाले,
तो बेयर एक्ट में ड्यू डेट लिखी है 10th, मतलब इफ यू सी द बेयर एक्ट तो आपको लगेगा कि जनवरी मंथ का रिटर्न जीएसटीआर हमको 10 फेब तक फाइल कर देना चाहिए। लेकिन अमेंडमेंट नहीं बोल सकते, नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने 11 का बेनिफिट दे रखा है। तो हम लर्न क्या करते हैं कि भाई अगर हम क्वार्टरली पर्सन है तो क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद 13 डेट तक जीएसटीआर 1 फाइल करना है। अगर मंथली पर्सन है तो महीना खत्म होगा उसके बाद 11th तक हमको क्या करना है, रिटर्न फाइल कर देना है जीएसटीआर 1। इन लोगों को जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करना है क्योंकि इनके खुद के रिटर्न्स है। टीसीएस कलेक्टर जीएसटीआर 8, टीडीएस जीएसटीआर 7, आईएसडी का जीएसटीआर 6, एनआरटीपी का, कंपोजिशन का, इन सब के अपने खुद के रिटर्न्स है। तो इन लोगों को जीएसटीआर 1 फर्निश करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज कि आप कभी भी पीरियड के बीच में जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, जैसे जनवरी मंथ चल रहा है, अब 25 जैन को मेरा लास्ट सेल था, मुझे पता है कि अगले 6 दिन मेरा कोई सेल नहीं होने वाला है। इनफैक्ट मैं तो घूमने जा रही हूँ इंडिया के बाहर शॉप बंद करके। तो क्या मैं अपना जीएसटीआर 1 आज 25 जैन को ही फाइल करके चली जाऊं? मुझे आज पता है कि नेक्स्ट 6 डेज ऑफ द जनवरी मैं कोई सप्लाई नहीं करने वाली हूँ, दिस वॉज इट, बस अब मैं शॉप बंद करके जा रही हूँ, 10 दिन बाद वापस आऊंगी। तो क्या आज ही अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दूं? द आंसर इज नो। गवर्नमेंट बोलती है कि जब तक आपका पीरियड खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपका पीरियड खत्म नहीं हो जाता तब तक उस पीरियड के बीच में आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। दो लोगों को अलाउड है, एक सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि वो तो बिजनेस बंद करके ही चला जाता है पूरा कंप्लीट। भाई आज मानो कि 20th जैन को मैंने जितने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन लिया था, मैंने 70 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन लिया था, वो टाइम खत्म हो गया, तो अब किसका वेट करूं, आज ही रिटर्न फाइल करूं और भाग जाऊं। तो सीटीपी बिजनेस क्लोज करके जा सकता है, या तो मेरा जीएसटी नंबर कैंसिल ही हो गया। जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया मतलब 25 जैन को मेरा जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, तो अब वैसे भी रिमेनिंग पीरियड के लिए तो मैं रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकती। तो 1 जैन से 25 जैन तक जो भी हुआ उसका रिटर्न फाइल कर दूंगी। तो किसी भी रेगुलर केस में आप पीरियड के बीच में जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। लेकिन सीटीपी हो या और आप बिजनेस बंद हो गया, खत्म हो गया, जा रहे हो, या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो उन सिचुएशंस में आप अपना जीएसटीआर 1 बीच में भी, बीच ऑफ द पीरियड में भी फाइल कर सकते हो। 3B के लिए सेम चीज है, क्वार्टरली वालों को क्वार्टरली 3B फाइल करना है, मंथली वालों को मंथली करना है, और ये सेम लोगों को ना तो 1 फाइल करना है ना तो 3B फाइल करना है, क्योंकि इनके खुद के अपने अपने रिटर्न्स है। कॉम्पोजिशन के चैप्टर में देख चुके हैं। एनआरटीपी हो तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, एंड ऑफ द मंथ 13, मतलब लेट्स से आई एम एन एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, 80 डेज के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है 1 जैन से, तो जैन फेब और मार्च की कोई बीच की डेट होगी, तो जैन और फेब के लिए क्या करूंगी, महीना खत्म होगा 13 डेज में रिटर्न फाइल कर दूंगी। यानी जैन का रिटर्न फाइल हो जाएगा 13 फेब, फेब का रिटर्न फाइल हो जाएगा 13 मार्च, और लास्ट में जब भी मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है तो फिर उसके 7 डेज के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करके चले जाऊंगी। तो क्या बोला हमने कि या तो नॉर्मली एंड ऑफ द मंथ से 13 डेज ले लो, क्योंकि आप एनआरटीपी हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कभी बीच में खत्म हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जब भी आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है वहां से मैक्सिमम 7 डेज, क्योंकि आप एनआरटीपी हो, आप तो भाग जाओगे इंडिया के बाहर, पूरा महीना थोड़ी ना वेट करोगे। अगर मेरे 70 डेज मान लो 5 जन को खत्म हो गए, तो ये इंसान वेट थोड़ी ना करेगा कि अब पूरा जनवरी खत्म हो फिर मैं अपना रिटर्न फाइल करूं, नहीं, वो यहाँ से 5 जन से 7 डेज के अंदर अंदर फटाफट रिटर्न फाइल करके भाग जाएगा। तो नॉर्मली तो मंथ खत्म हो वहां से 13 डेज, लेकिन अगर बीच में आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है तो फिर वहां से 7 डेज में रिटर्न फाइल करो और भाग जाओ, विच एवर इज अर्लियर। OIDAR और ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को कुछ नहीं, मंथली बेसिस पे 20th तक अपना रिटर्न फाइल कर देना होता है। जीएसटीआर 6 आईएसडी में देख लिया, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल करना है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो FY 2021, 21, 22, 22, 23 ये सारे ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे दिया है कि अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ तक था तो मुझे इन पर्टिकुलर ईयर्स के लिए कोई एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे लोग नॉर्मली 31 दिसंबर तक अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हैं। टीसीएस वाले के लिए भी हमने जीएसटीआर 9 भी देख लिया था, एनुअल रिटर्न। 9C क्या है, पहले जीएसटी ऑडिट था, ऑडिट अब हट गया, मतलब आपको सीए का साइन नहीं चाहिए। पहले जीएसटी ऑडिट था बट अब आपको ऐसा जीएसटी ऑडिट सीए का साइन नहीं चाहिए। इन सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा सेल्फ रिकंसिलिएशन बेसिस पे सेल्फ सर्टिफाइड रिको प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था, हम FY 21-22 के लिए एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं जब हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था, तो एनुअल रिटर्न के साथ ही आपको एक सेल्फ सर्टिफाइड रिको कि भाई आपका बुक्स और पोर्टल पे जो डेटा है वो मैच होता है, ऐसा एक
बिना सीए की साइन वाला सेल्फ सर्टिफाइड रिको आप जीएसटीआर 9C में गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकते हो। फाइनल रजिस्ट्रेशन जीएसटीआर 10 और यूएएन होल्डर के लिए जीएसटीआर 11। अमेंडमेंट क्या बोलता है तो सुन, अमेंडमेंट बोलता है एक चीज हमने देखी थी, लेट्स से मैंने जैन 2024 का रिटर्न फाइल नहीं किया, आगे के भी मैं कोई रिटर्न नहीं फाइल कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे केसेस में अब जैन 24 में मैंने क्या किया, अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, बहुत सारा पीरियड निकल गया, अब हम आगे जाके कभी भी इसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैंसिल भी हो जाए ना तो भी कैंसिलेशन के पहले वाले पीरियड का रिटर्न तो मैं फाइल कर सकती हूँ, ये चीज हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी देख चुके हैं। कब तक कर सकते हैं इज अ क्वेश्चन। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अपर कैप लगा दिया है, गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी रिटर्न है चाहे टीसीएस वाला है, एनुअल रिटर्न है, 3B है, 1 है, कोई भी रिटर्न है, मैक्सिमम जो भी वो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी वहां से 3 साल तक आप उसको फर्निश कर सकते हो। ऐसे जिंदगी भर हम ओपन नहीं रख सकते कि भाई 10 साल पहले का रिटर्न हम अब फाइल कर दो, नहीं। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन को हम अलाउ ही नहीं करेंगे कोई भी रिटर्न, जितने रिटर्न ऊपर पड़े हमने, अगर 3 साल निकल गए उस पर्टिकुलर रिटर्न की ड्यू डेट को, तो फिर उसके बाद अनलेस कि गवर्नमेंट किसी नोटिफिकेशन से आपको छुट्टी दे दे, बेनिफिट दे दे, अलाउ कर दे, वो अलग बात है। जनरल प्रोविजन ने क्या बोल दिया कि भाई जो भी आपकी ड्यू डेट टू फर्निश रिटर्न है वहां से 3 साल बाद अब कैप लग गया, अब वो पेंडिंग रिटर्न फर्निश नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो नोटिफिकेशन से बहुत बार ऐसे ओपन विंडोज देती है कि चलो अभी भी किसी को करना है तो कर लो, वो अलग बात है। नॉर्मल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है, दैट इज डिफरेंट। उसके अलावा एक्ट में क्या लिख दिया कि भाई जो भी ड्यू डेट है वहां से 3 साल तक आपको अपने पुराने रिटर्न्स भरने दिए जाएंगे, उसके बाद नहीं भरने दिए जाते हैं। चलो, जीएसटीआर 1 क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट होता है। ये सेम टू सेम टाइम लिमिट्स जो हमने रिवाइज टैक्स इनवॉइस में पढ़ी वही है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस में क्या देखा था, अगर आपने B2B सप्लाई किया तो इंडिविजुअल रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस इश्यू करोगे, यहाँ पे भी ऐसा है, अगर B2B सप्लाई करते हो तो इंडिविजुअल इनवॉइस वाइज डिटेल्स आप अपने जीएसटीआर 1 में दिखा देते हो। B2C है, इंट्रा स्टेट है तो सबको कंसोलिडेट कर दो, और B2C में इंट्रा स्टेट है लेकिन इनवॉइस का वैल्यू, B2C में इंटर स्टेट है लेकिन इनवॉइस का वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो कंसोलिडेट मत करना, इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करना। 2.5 लाख तक है तो कंसोलिडेट कर सकते हो। अगर आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस याद है, तब मैंने 4 बार इसको रिवाइज करवाया था, अगर आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस याद है तो फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सेम टू सेम टाइम लिमिट्स है, वहां पे जिनको कंसोलिडेट कर सकते थे इनको भी यहीं पे कंसोलिडेट कर सकते हो। बाकी जो बच जाता है उनके लिए आपको इनवॉइस वाइज जीएसटीआर 1 में डिटेल देनी पड़ती है, मैंडेटरी है। नील रिटर्न फाइल करना भी मैंडेटरी है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो रेक्टिफिकेशन हर जगह पे सेम टाइम है, 30 नवंबर या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। अगेन रिविजन इज नॉट पॉसिबल, रिविजन इज नॉट पॉसिबल। आप अमेंडमेंट टेबल से रेक्टिफिकेशन अमेंडमेंट कर सकते हो जिसका लास्ट डेट 30 नवंबर या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न होगा। अगर प्रीसीडिंग पीरियड का 1(3)B नहीं फाइल किया है तो इस पीरियड का भी 1(3)B आपको नहीं फाइल करने देंगे। ये इंटीमेशन वाला पॉइंट क्या बोलता है, चलो समझते हैं कि रूल 88C जो लास्ट अटेम्प्ट का अमेंडमेंट था, रूल 88D जो इस अटेम्प्ट का अमेंडमेंट है, और दोनों एकदम सेम है। क्या बोल रहे हैं तो सुनो, 88C बोलता है अगर आपका 1 और 3B में डिस्क्रिपेंसी है, मतलब 1 में ज्यादा सेल्स दिखा है कंपेयर टू जीएसटीआर 3B, तो रूल 88C में इंटीमेशन आएगा। लेकिन अगर आपके 2B और 3B में डिस्क्रिपेंसी है, मतलब 2B में जितना क्रेडिट दिख रहा था उससे ज्यादा क्रेडिट आपने अपने जीएसटीआर 3B में ले लिया, तो जो इंटीमेशन है वो रूल 88D में आता है। 88C ने क्या बोला कि 1 और 3B में कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी है, 1 में ज्यादा सेल्स है 3B में कम। या 88D बोलता है कि 2B में कम आईटीसी दिख रहा है और आपने 3B में ज्यादा आईटीसी ले लिया। कोई एक अमाउंट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है कि भाई इतने अमाउंट से ज्यादा का अगर डिफरेंस हुआ तो हम आपको इंटीमेशन इश्यू कर देंगे। जो रूल 88C का इंटीमेशन है वो जीएसटी डीआरसी 01B में आता है। जो रूल 88D का इंटीमेशन है वो जीएसटी डीआरसी 01C में आता है। इंटीमेशन आता है, मेल पे आता है, और हाईलाइट भी कर देते हैं वो लोग डिफरेंस के एग्जैक्टली क्या अमाउंट का कितना डिफरेंस है। दोनों केस में आपको पार्ट बी में रिप्लाई करना है। पार्ट ए ऑफ 01B में नोटिफिकेशन आएगा, पार्ट ए ऑफ 01C में इंटीमेशन आएगा। रिप्लाई करना है वही सेम के पार्ट बी में, पार्ट बी ऑफ डीआरसी 01B और पार्ट बी ऑफ डीआरसी 01C। रिप्लाई क्या करोगे ये सुनो, 2 ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, या तो जितना डिफरेंस वो बता रहे हैं उसको मान लो,
और मान के पेमेंट कर दो। उन्होंने बोला कि इतना डिफरेंस है, इतना पेमेंट बनता है, तो 7 डेज के अंदर अंदर 7 डेज के अंदर अंदर ये पेमेंट कर दो। पर आप नहीं मान रहे, आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं हमारी गलती नहीं है, ये रीजन था, अमेंडमेंट था, जो भी था, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, तो 7 डेज के अंदर एक्सप्लेनेशन दे दो। दोनों रूल में सेम चीज है, या तो आप अपनी लाइबिलिटी पे कर दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अपनी लाइबिलिटी पे कर दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या तो फिर आप उनको डिफरेंस समझा दो रिप्लाई में। जो करना है करो, विद इन 7 डेज कर लेना। जिस दिन इंटीमेशन आया वहां से विद इन 7 डेज आपको जो करना है कर लेना। अब डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आपने रूल 88C को कॉन्ट्रावीन किया, मतलब 1 और 3B में डिफरेंस है। रूल 88C मतलब अगर 1 और 3B में डिफरेंस है, आपने रूल 88C को कॉन्ट्रावीन किया है, तो ऐसे केसेस में आपकी सीधी रिकवरी शुरू हो सकती है। आपको डिमांड ऑर्डर भी नहीं इश्यू करेंगे, ये ही डिमांड ऑर्डर डीम्ड हो जाएगा। क्या बोला? रूल 88C के अकॉर्डिंग अगर 1 और 3B में डिफरेंस है, GSTR 1 और GSTR 3B में डिफरेंस है, इंटीमेशन इश्यू हुआ, 7 डेज का मुझे टाइम मिला, 7 डेज में ना तो मैंने उनको रिप्लाई किया, ना मैंने अपनी लाइबिलिटी इंटरेस्ट कुछ भी पे किया, तो वो लोग सीधा मुझे रिकवरी नोटिस देके और स्ट्रेट अवे सेक्शन 79 में रिकवरी शुरू कर सकते हैं। फिर उनको डिमांड ऑर्डर इश्यू करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रूल 88D बोलता है कि अगर 7 डेज में ना तो आपने रिप्लाई किया, ना आपने अपनी लाइबिलिटी पे की, तो फिर हम आप पे डिमांड रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। मतलब 70 से 74 का डिमांड ऑर्डर इश्यू करेंगे, वो भी कंप्लाई नहीं करोगे तो फिर उसके बाद रिकवरी करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट रिकवरी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? दोनों रूल एकदम डिट्टो वर्ड टू वर्ड सेम है। डिफरेंस क्या है? तो 3 डिफरेंसेस है। 88C है वो 1 और 3B के डिफरेंस के लिए है। 88D है वो 2B और 3B के डिफरेंस के लिए है। 88C में इंटीमेशन आता है 01B में, यहाँ पे आता है 01C में। टाइम लिमिट, पेमेंट सब कुछ सेम है। 7 डेज में रिप्लाई करो, 7 डेज में पेमेंट करो। और थर्ड डिफरेंस क्या है कि 88C कॉन्ट्राविन करने पे सीधी रिकवरी शुरू होगी और 88D कॉन्ट्राविन करने पे डिमांड ऑर्डर इश्यू किया जा सकता है। एकदम समझ में आया बोलना। 88C जो है वो नवंबर 23 का अमेंडमेंट है और 88D जो है वो मई 24 का अमेंडमेंट है। दोनों चीजें एकदम सेम है, एकदम सेम। टाइम लिमिट जो आपको दे रहे हैं वो भी सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेट रिकवरी स्टार्ट होगी और यहाँ पे वो लोग डिमांड ऑर्डर इशू करेंगे। ये चीज MCQ में टेस्ट की जा सकती है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। और जब तक आप इसका रिप्लाई नहीं कर देते, मतलब या तो 88C या तो 88D में इंटीमेशन आके पड़ा है, जब तक मैंने उसका रिप्लाई नहीं कर दिया, जब तक मैंने उसको सॉर्ट नहीं कर दिया, तब तक मेरा GSTR 1 IFF ब्लॉक हो जाता है। आरपी को हम अलाउ नहीं करेंगे GSTR 1 या IFF फर्निश करना सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स के लिए, जब तक वो ये 7 डेज के अंदर या तो रिप्लाई ना कर दे या तो वो अपनी लाइबिलिटी को पे ना कर दे। अब एक चीज समझ में आई, अगर 3B GSTR 1 ब्लॉक हुआ, ये फाइल नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली 3B नहीं फाइल कर पाऊंगी, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पीरियड का 1 3B नहीं फाइल कर पाऊंगी। मतलब उन्होंने तो सिर्फ एक GSTR 1 ब्लॉक किया, पर एक GSTR 1 ब्लॉक होने के कारण मैं समझती हूँ कि मेरे बाकी सारे रिटर्न्स ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। बस दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिटर्न्स अंडर GST। बाकी GSTR 2A क्या होता है? जैसे ही अपना सप्लायर GSTR 1 फाइल करता है, क्रेडिट 2A में दिखने लग जाता है। ड्यू डेट के अंदर फाइल करता है, 2B में दिखने लग जाता है। 2B के हिसाब से हम 3B में क्रेडिट ले लेते हैं। तो ये चीजें आप सेल्फ रीड कर सकते हो। GST प्रैक्टिशनर ऑलरेडी बता दिया। लेट फीस एग्जाम में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न, यही रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस आपको रिटर्न में डिक्लेयर कर देने हैं, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। रेक्टिफिकेशन का टाइम सेम है और ये भी समझा दिया था कि ओन अकाउंट खुद से अपनी गलती आइडेंटिफाई करते हो तो रेक्टिफिकेशन हो सकता है, ऑफिसर ने आइडेंटिफाई कर दी तो फिर रेक्टिफिकेशन नहीं होता है। ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं समझा चुकी हूं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। डन। अब हम आ गए हैं हमारी QRMP स्कीम पे, दैट इज क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। मस्त टाइम पास किया है इसमें। देखो आपको रिटर्न तो भरना है क्वार्टरली। ये यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे थे, यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे थे, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन लिया था, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन लिया था, जहां पे ये लोग रिटर्न तो भरते हैं क्वार्टरली, लेकिन पेमेंट ये लोग क्या कर देते हैं? मंथली करते हैं। तो क्या ये कंपलसरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप पे कोई भी कंपल्शन नहीं है, आपके पास बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो, आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अप टू 5 करोड़ था और आप चाहते हो तो आप QRMP स्कीम को ले सकते हो। बिल्कुल ही ऑप्शनल स्कीम है। इसमें होगा क्या? इसमें आप GSTN वाइज सबसे पहले तो जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई
पैन बेसिस पे आपको लेने की इसको जरूरत नहीं है। आप जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम है तो कॉम्पोजिशन स्कीम तो कंपलसरी है, अगर एक जीएसटी में लिया तो आपको पैन वाइज जितने भी आपकी ब्रांचेस है सबके लिए लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्यूआरएमपी स्कीम आप जीएसटीएन वाइज भी ले सकते हो, मतलब मेरा एक रजिस्ट्रेशन गुजरात में है, एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है, मैं चाहूं तो सिर्फ गुजरात के लिए क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर सकती हूँ। सो ऑप्टिंग ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम इज व्हाट इट इज जीएसटीएन वाइज। तो डिस्टिंक्ट पर्सन अवेल कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शन फॉर वन और मोर जीएसटीएन। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाता है 5 करोड़ से इन एनी क्वार्टर, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर से आप इन एलिजिबल हो जाओगे क्यूआरएमपी स्कीम में रहने के लिए ना। उसके बाद क्राइटेरिया क्या बोलता है कि भाई आपको अपने सारे के सारे रिटर्न्स फर्निश कर दिए होने चाहिए। जिस दिन आप क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हो उस दिन तक जितनी भी ड्यू डेट्स गई है वो सारे रिटर्न्स आपके फर्निश्ड होने चाहिए। एक्सरसाइजिंग ऑप्शन क्या बोलता है, भाई एक्सरसाइज करना है या स्कीम से बाहर निकलना है, दोनों के लिए सेम ही टाइम पीरियड है, इसको पढ़ेंगे नहीं एग्जाम्पल से समझेंगे। भाई अगर आपको जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए ऑप्ट करना है क्यूआरएमपी, तो देखो टाइमलाइन बनाती हूँ दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। भाई मुझे ऑप्ट करना है जुलाई से सितंबर के लिए, यानी इस क्वार्टर के लिए अगर मुझे लेना है तो मैं क्या करूंगी, 1 मई से 31 जुलाई, 1 मई से 31 जुलाई तक मैं ऑप्ट कर सकती हूँ। मतलब मुझे जिस क्वार्टर के लिए ऑप्शन ऑप्ट करना है उस क्वार्टर के प्रीसीडिंग 2 मंथ्स के फर्स्ट डेट और उसी क्वार्टर के फर्स्ट मंथ का लास्ट डेट तक मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए ऑप्ट करना है तो जुलाई के पहले वाले 2 महीने यानी क्या हो जाएगा मई, तो 1 मई और जुलाई का ही 31 जुलाई तक मैं इस ऑप्शन में आ सकती हूँ या ऑप्शन से बाहर जा सकती हूँ। उसके बाद वैलिडिटी क्या बोलती है, एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो चलता रहेगा, आपको हर बार इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो ये चलता ही रहेगा जब तक या तो आप 5 करोड़ का टर्नओवर एक्सीड नहीं कर देते हो या तो फिर आप खुद इससे बाहर नहीं आ जाते हो। तो हमको इसमें करना क्या है, जीएसटीआर 1 आपका क्वार्टरली बेसिस पे फर्निश होगा, जीएसटीआर 1 आपका क्वार्टरली बेसिस पे फर्निश होगा। तो फिर हम क्या करेंगे मैम, क्योंकि जब तक हम जीएसटीआर 1 फर्निश करेंगे नहीं तब तक सामने वाले को 2A 2B में क्रेडिट दिखेगा नहीं, तो वो अपना 3B कैसे फाइल करेगा, वो क्रेडिट कैसे लेगा, ये तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए IFF दैट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये फैसिलिटी क्या बोलती है, भाई ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि भाई अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर दिया है जो क्रेडिट लेना चाहता है और आप तो क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटीआर 1 फर्निश करोगे तो वो क्रेडिट कैसे लेगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, महीना खत्म होते ही नेक्स्ट मंथ के 13 डेट तक आप 50 लाख तक के B2B इनवॉइसेस को फर्निश कर सकते हो। क्यों B2C नहीं, क्योंकि B2C वाले को तो वैसे भी क्रेडिट नहीं लेना है ना, तो पूरा क्वार्टर खत्म होने के बाद एक साथ ही जीएसटीआर 1 में डाल देना। तो सिर्फ B2B सप्लाईज के लिए, क्योंकि सामने वाले को क्रेडिट चाहिए होगा, तो फर्स्ट और सेकंड मंथ, क्योंकि क्वार्टर के थर्ड मंथ के बाद तो एनीवेज जीएसटीआर 1 फर्निश हो जाएगा, क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए आप क्या करोगे, IFF फैसिलिटी को यूज करोगे और 50 लाख तक के B2B सप्लाईज को आप फर्निश कर दोगे। अब लास्ट महीने के इनवॉइसेस जो बच गए हैं वो आप क्या करोगे, वो आप जीएसटीआर 1 में एक साथ ही फर्निश कर दोगे। उसके बाद इनवॉइस अपलोडेड यूजिंग IFF सामने वाले के 2A 2B में दिखेगा, ये सीधी सी बात है, उसको 2A 2B में दिखे इसीलिए ही तो हम IFF में इनवॉइसेस को फर्निश कर रहे हैं। और ये सिर्फ आपको फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए ही करना है, मतलब जैन, फेब और मार्च का क्वार्टर है तो जैन और फेब के लिए ही IFF लगेगा। क्योंकि मार्च के बाद तो सीधी सी बात है तीनों का कंसोलिडेटेड जीएसटीआर 1 फर्निश हो जाएगा। तो IFF में मैंने जैन और फेब की इनवॉइस डिटेल्स डाल दी थी, तो क्या आप यहाँ पे जब 1 फर्निश करूंगी तो फिर से डिटेल डालू, द आंसर इज नो, वो ऑटो जनरेट हो जाएगी। आपने IFF में जैन और फेब में डिटेल डाल दी है तो जब आप यहाँ पे 1 फाइल करने बैठोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट वो इनवॉइसेस दिखने ही लगेंगे। और रजिस्टर्ड पर्सन के पास चॉइस है, वो चाहे तो IFF फाइल करे, अब उसने सारा का सारा सेल ही B2C किया है, उसको नहीं फाइल करना IFF तो वो ना करे, सीधा पूरा क्वार्टर खत्म होने के बाद एक जीएसटीआर 1 फर्निश कर देगा तो उसको चल जाएगा। तो यहाँ पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए ही सारा काम होता है। महीना खत्म होगा तो 1 से लेके 13 के बीच में आपको क्यूमुलेटिव वैल्यू अप टू 50 लाख तक ही आप क्या कर सकते हो, B2B इनवॉइसेस को फर्निश कर सकते हो। B2C के लिए ये नहीं होगा। देन टैक्स ड्यू, उसके बाद ये तो हो गया 1 का बात, भाई जीएसटीआर 1 हमको फाइल करना है क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन हम मंथली बेसिस पे IFF फर्निश कर सकते हैं। सिमिलरली हमको जीएसटीआर 3B भी फर्निश करना है क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन पेमेंट हमको मंथली करते जाना है। तो भाई जो टैक्स ड्यू होता है हमारा फर्स्ट 2 मंथ्स में, थर्ड मंथ के बाद तो जीएसटीआर 3B फर्निश होगा तो सारा पेमेंट हो ही जाएगा,
दिक्कत सिर्फ क्वार्टर के पहले 2 महीने की है। उसमें हम क्या करेंगे, हम टैक्स को पे करेंगे बाय डिपॉजिटिंग इन अ प्री फिल्ड फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06। क्या ये कोई रिटर्न है? नहीं, ये रिटर्न नहीं है। जैसे कॉम्पोजिशन में हम क्वार्टरली बेसिस पे सीएमपी 08 फाइल करके सिर्फ पैसा भर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमको मंथली बेसिस पे जीएसटी पीएमटी 06 भर के सिर्फ पैसा भर देना है। ड्यू डेट क्या है? 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। अगर मैं जैन फेब से मार्च वाले क्वार्टर में हूं तो जनवरी मंथ खत्म होते ही मुझे 25 फेब के पहले क्या करना है? सिर्फ जीएसटी पीएमटी 06 में पैसा भर देना है, रिटर्न फाइल नहीं करना है। तो पैसा भरने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं फिक्स्ड सम मेथड में चली जाऊं या मैं सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाऊं। सेल्फ असेसमेंट मेथड है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मतलब क्या? मैं ऐसा कंसिडर करूंगी, अगर मैंने जीएसटीआर 3B फाइल किया होता तो मुझे क्या पे करना आता, आउटवर्ड सप्लाईज मैंने कितने किए हैं उसमें से अपने इनवर्ड सप्लाईज आईटीसी को लेस करके मुझे क्या एक्चुअली पे करना आता, वो मैं सेल्फ असेस करके और पे कर दूंगी। और यहाँ पे अगर मैंने शॉर्ट पेमेंट किया, मतलब जैन फेब मार्च पूरा खत्म हुआ, फिर 3B फाइल करने बैठी और मुझे पता चला कि जैन मंथ के लिए मैंने क्या किया था, शॉर्ट पेमेंट कर दिया था सेल्फ असेसमेंट मेथड से, तो मुझे 18% के साथ इंटरेस्ट भी लग जाएगा। सो इंटरेस्ट वुड बी एप्लीकेबल एट 18% फॉर एनी शॉर्ट पेमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 2 months ऑफ क्वार्टर। और इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट लगेगा, वो तो सीधी सी बात है। पूरा क्वार्टर खत्म होने के बाद जीएसटीआर 3B अगर लेट फाइल करूंगी तो वो इंटरेस्ट तो मुझे लगना ही है। फिक्स सम मेथड क्या बोलती है? फिक्स सम मेथड बोलती है कुछ कैलकुलेशन मत करो, एक काम करो, आपने पिछली बार अगर क्वार्टरली रिटर्न फर्निश किया था, अभी क्यूआरएमपी स्कीम में आए हो, क्वार्टरली रिटर्न्स आप फर्निश कर रहे थे, तो पिछले क्वार्टर में क्या टैक्स भरा था आपने कैश में, उसी का 35% आप इस महीने भर दो। और पिछली बार अगर आप मंथली रिटर्न्स ही फर्निश कर रहे थे, उस केस में क्या हो जाएगा, मंथली आपने क्या कैश में पे किया था, वही सेम अमाउंट आप इस बार जीएसटी पीएमटी 06 में 25 डेट तक भर दोगे। अगर आपने पिछली बार क्वार्टरली रिटर्न भरा था, तो भाई एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, मतलब सीधी सी बात है 100% जो आपने कैश में भरा था डिवाइड बाय 3 करोगे 33 पॉइंट आएगा, राउंड ऑफ करके इन्होंने 35% ले लिया है। पूरे क्वार्टर का आपका क्या कैश पेमेंट था, उसका 35% आप इस महीने में भर दो। लेकिन अगर पिछली बार आपने मंथली पेमेंट ही किया था, तो उस केस में क्या होगा, जितना एग्जैक्ट कैश आपने मंथली रिटर्न में पे किया था, वही सेम कैश आप फिक्स सम मेथड में पे कर दो। उसके बाद पूरा क्वार्टर खत्म होगा, तब आप एक्चुअली जब अपना जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, तब जो भी शॉर्ट एक्सेस होगा वो आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। अगर शॉर्ट पेमेंट हो भी गया, फिर भी आप फिक्स सम मेथड से गए थे, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सिर्फ अगर आपने जीएसटीआर 3B लेट फर्निश किया है, तो उस केस में तो इंटरेस्ट लगेगा, वो सीधी सी बात है। मतलब सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी। आप क्या कर रहे हो, 3B तो आप क्वार्टरली बेसिस पे फर्निश कर रहे हो, लेकिन हर महीने आपको पैसा भरना है, और वो पैसा भरने में अगर गलती किया तो आपको 18% से इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे भी 3B तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे ही भरना है, लेकिन हर महीने एक फिक्स सम मेथड से सिर्फ कैश भरते जाओ। तो लेट फीस क्या बोलती है? लेट फीस ऐसा बोलती है, अगर आपने डिले किया इन फर्निशिंग ऑफ क्वार्टरली रिटेन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, उस केस में लेट फीस लगेगी। लेकिन ये जो पहले 2 क्वार्टर में 25 तारीख तक पैसा भरना है, वो आपने लेट भरा, तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी अगर आपने 25 तारीख तक पैसा नहीं भरा। लेकिन जीएसटीआर 3B लेट फर्निश करोगे तो इंटरेस्ट भी लगेगा और लेट फीस भी लगेगी। बेनिफिट्स क्या है क्यूआरएमपी स्कीम के? तो आपके कंप्लायंसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल करने हैं वो कम हो जाएंगे। पूरे साल में आपको 4 3B और 4 1 ही भरने हैं। हर 3 महीने बाद आप भरोगे, तो पूरे साल में आपको क्या करना है, सिर्फ 4 3B और 4 1 लगेंगे। पेमेंट आपको सिर्फ मंथली बेसिस पे कर देना है, और बाकी आप 1 फाइल नहीं कर रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे, IFF से आप अपने इनवॉइसेस का डिटेल फर्निश कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद असेसमेंट एंड ऑडिट। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट ऐसा कुछ टफ है नहीं, फटाफट से आप सब कुछ समझ जाओगे। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो असेसमेंट मतलब टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करना, लायबिलिटी को असेस करना। उसमें सेल्फ असेसमेंट, री असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये सब कुछ आ जाता है। एक एक करके हम अभी सबको समझने वाले हैं। और फिर ऑडिट क्या होता है? तो ऑडिट का मतलब है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स, अदर डॉक्यूमेंट्स। जो रिकॉर्ड्स आप फर्निश करते हो, जो रिटर्न्स आप फाइल करते हो, और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो आपने मेंटेन किया है या फर्निश किया है, तो उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करना कि ये टर्नओवर, डिक्लेयर्ड टैक्सेस, पेड रिफंड, क्लेम, आईटीसी, ये जो भी आपने किया है वो सब करेक्ट है या नहीं,
और आपने बाकी सारे प्रोविजंस के साथ कंप्लायंस किया है या नहीं, इन सब पे अश्योरिटी लाना, वो है ऑडिट। तो अब क्यों हमको जीएसटी में जरूरत है असेसमेंट और ऑडिट के? तो देखो, जीएसटी एक ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन रिजीम है, मतलब आप खुद अपनी लायबिलिटी को सेल्फ असेस करके और रिटर्न्स फाइल कर देते हो और गवर्नमेंट उस पर ट्रस्ट कर लेती है। तो इसीलिए आप पे एक डिसिप्लिन रहे, एक चेक रहे, इसलिए ये ऑडिट और असेसमेंट का मैकेनिज्म जरूरी है। नाउ सेक्शन 57 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है सेल्फ असेसमेंट। ये सेक्शन कुछ नहीं बोलता। सेल्फ असेसमेंट का मतलब यही हुआ कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन वो खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी को असेस करेगा और रिटर्न फाइल कर देगा अंडर सेक्शन नंबर 39। बस यही है सेल्फ असेसमेंट, कि आपको अपनी लायबिलिटी खुद सेल्फ असेस करनी है और रिटर्न फाइल कर देना है। नाउ सेक्शन 60 है प्रोविजनल असेसमेंट। तो इसका क्या मतलब होता है? तो जब भी कोई टैक्सेबल पर्सन है वो अनेबल टू डिटरमाइन है या तो वैल्यू या रेट, सिर्फ दो चीज। तो अगर टैक्सेबल पर्सन है जो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है कि उसने जो गुड्स सर्विसेज सप्लाई की है उनकी क्या वैल्यू होगी या फिर उनपे कौन सा रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा, तो वो एक बार के लिए प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन करके और प्रोविजनल बेसिस पे पेमेंट कर सकता है। उसके बाद जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब कुछ शॉर्ट पेड होगा या एक्सेस पेड होगा तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो जब भी टैक्सेबल पर्सन अनेबल टू डिटरमाइन है वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर रेट ऑफ टैक्स, तो वो क्या करेगा? वो एप्लीकेशन करेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि मुझे प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे करना है। ये एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल से भी हो सकती है या फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू भी आप कर सकते हो। अब पीओ को अगर डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए हैं टैक्सेबल पर्सन ने उसके अलावा भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उससे सीख कर सकता है। अब पीओ 90 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर इश्यू कर देगा कि ठीक है आप प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे कर दो, और उस ऑर्डर में लिखा होगा कि ये आप इस वैल्यू पे या इस रेट पे या फिर दोनों ही पूछा हो तो आप उस पे प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे कर दो। और आपको कौन से अमाउंट पे एक बॉन्ड या सिक्योरिटी एग्जीक्यूट करनी है वो भी पीओ इस ऑर्डर में बता देगा। तो पीओ शैल इशू एन ऑर्डर विद इन 90 डेज। 90 डेज कब से गिनना है? तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ नोटिस अलाउइंग पेमेंट ऑन अ प्रोविजनल बेसिस, जिसमें वैल्यू रेट टैक्स लिखा होगा और एंड अमाउंट फॉर विच बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड एंड सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड। लेकिन जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होगी वो 25% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। 25% किसका? तो जो बॉन्ड अमाउंट है उसका 25%। पीओ आपको बॉन्ड अमाउंट बताएगा और सिक्योरिटी का अमाउंट बताएगा, लेकिन जो सिक्योरिटी का अमाउंट है वो एक्सीड नहीं कर सकता है 25% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट से। अब उसके बाद क्या होगा? जो आपका प्रोविजनल असेसमेंट का कम्युनिकेशन हुआ उस डेट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर को फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर देना है। सो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर हैज टू बी पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। अब क्या ये 6 मंथ्स में एक्सटेंशन पॉसिबल है? यस। एसीजेसी यानी एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, वो +6 मंथ्स और उसके बाद कमिश्नर +4 इयर्स का एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। मतलब 6 मंथ्स +6 मंथ्स 1 ईयर हो गया और 1 ईयर +4 ईयर, मतलब एक्सटेंड होते होते आपका फाइनल असेसमेंट आने में 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लिमिट क्या है? तो 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। अब एक बार फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया तो दो चीज हो सकती है, या तो फाइनल असेसमेंट की टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है प्रोविजनल असेसमेंट से, मतलब जो पहले पे किया था वो शॉर्ट पेड रह गया, उस केस में आपको जो डिफरेंशियल टैक्स है वो पे कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफरेंशियल टैक्स पे करना है, आपको साथ में 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। तो मैम इंटरेस्ट कौन सी रेट से कौन सी रेट तक गिनना है? तो फ्रॉम द डेट व्हेन टैक्स वाज ड्यू टू बी ओरिजिनली पेड टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट के लिए आपने जो टैक्स पे किया था उसकी एक्चुअल ड्यू डेट कौन सी थी, उस ड्यू डेट से लेके आप जिस दिन तक एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो उतने दिन का आपको टैक्स तो पे करना ही है जो डिफरेंशियल है, प्लस डिफरेंशियल अमाउंट पे 18% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। अगर आपने एक्सेस पे कर दिया था, मतलब फाइनल असेसमेंट में पेमेंट ज्यादा कर दिया था, प्रोविजनल असेसमेंट फाइनल असेसमेंट में जो अमाउंट है वो कम है और आपने प्रोविजनल असेसमेंट में पहले ज्यादा पे कर दी थी, एक्सेस पेमेंट का केस है, तो क्या होगा? जो आपने डिफरेंस ज्यादा पे किया है वो रिफंडेबल हो जाएगा सब्जेक्ट टू अनजस्ट एनरिचमेंट। और उस रिफंड पे आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्या? हाँ, तो आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये 6% कौन सी डेट से चालू होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6% आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम रिसिट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन टिल डेट ऑफ रिफंड। मतलब
आप जिस दिन रिफंड का एप्लीकेशन कर रहे हो उसके 60 डेज के अंदर अंदर अगर आपको ये रिफंड मिल जाता है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपकी एप्लीकेशन करने के 60 डेज खत्म होने से लेके डेट ऑफ रिफंड तक की डेट का। मतलब नॉर्मली कोई प्रोविजनल असेसमेंट करता नहीं है, अगर करे तो भी एक्सेस पेड ही कर देते हैं, क्योंकि शॉर्ट पेड में तो इतना सारा आपको इंटरेस्ट भरना आने वाला है। यहाँ पे 18%, यहाँ पे 6%। 18% कब से? तो ओरिजिनल ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक, और यहाँ पे 6% कब से? तो एप्लीकेशन करने के 60 डेज के बाद से लेके डेट ऑफ रिफंड तक। चलो, सेल्फ असेसमेंट हो गया, प्रोविजनल असेसमेंट हो गया। हाँ, एक ऊपर जो आपने सिक्योरिटी फर्निश की थी तो वो रिलीज हो जाएगी विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिलीज आफ्टर टैक्सेस पेड एज पर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। यहाँ पे आपने ये जो सिक्योरिटी फर्निश की थी, तो अब एक बार फाइनल असेसमेंट में जो आपकी लायबिलिटी आई है वो आपने पूरी डिस्चार्ज कर दी। उसके बाद आप एप्लीकेशन करोगे, उस एप्लीकेशन करने के 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको ये सिक्योरिटी रिलीज कर दी जाएगी। सेक्शन 59 हुआ सेल्फ असेसमेंट, 60 हुआ प्रोविजनल असेसमेंट। नाउ 61 दैट इज स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। तो प्रॉपर ऑफिसर में सिलेक्ट अ रिटर्न फॉर स्क्रूटिनी। कोई भी रिटर्न प्रॉपर ऑफिसर सिलेक्ट कर सकता है स्क्रूटिनी के लिए, उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए। और वो कैसे वेरीफाई करेगा? तो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, मतलब अगर जीएसटीआर 3B को वेरीफाई करना है तो 2B से मैच कर लेंगे, 1 से मैच कर लेंगे, कोई और डिटेल्स अवेलेबल है तो उन सब के बेसिस पे रिटर्न की करेक्टनेस को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिली, इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड, तो प्रॉपर ऑफिसर नोटिस इशू करेगा एक एक्सप्लेनेशन सीक करने के लिए। जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको 30 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई करना है, और एक्सटेंशन पीओ चाहे तो परमिट कर सकता है। मतलब स्क्रूटिनी के लिए आपका रिटर्न सिलेक्ट हुआ, कोई डिस्क्रिपेंसी मिली, पीओ आपको नोटिस देगा, आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ये एक्सप्लेनेशन कितने दिन में देना है? तो डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस से 30 डेज के अंदर अंदर दे देना है। इन 30 डेज में कोई एक्सटेंशन पॉसिबल है क्या? हाँ, कितना पता नहीं, जितना पीओ को ठीक लगे वो एक्सटेंशन दे सकता है। अब पीओ ने जब ये रिप्लाई किया 30 डेज के अंदर अंदर, तो 2 पॉसिबिलिटी है। या तो पीओ ने नहीं, सॉरी, रजिस्टर्ड पर्सन ने 30 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई किया, तो 2 पॉसिबिलिटी है। या तो डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर लिया या डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट करके सारा टैक्स, इंटरेस्ट, अमाउंट जो भी पेएबल बनता था सब कुछ पे करके पीओ को इन्फॉर्म कर दिया तो बात यहीं पे खत्म हो गई। डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट तो कर ली लेकिन कोई करेक्टिव मेजर ही नहीं लिया। मतलब मैंने मान लिया कि हाँ, मैंने 1 लाख कम टैक्स भरा था, सही बात है, पर अब मैं वो टैक्स भर ही नहीं रही हूँ, ना उस पर इंटरेस्ट भर रही हूँ। डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट तो कर ली पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या होगा देखते हैं 2 मिनट बाद। दूसरा केस ये है कि डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट ही नहीं की और सबमिट किया अपना एक एक्सप्लेनेशन। अगर आपका एक्सप्लेनेशन पीओ को जस्टिफाइबल लगता है तो ठीक है, नो फर्दर एक्शन, यहीं पे बात खत्म। मतलब पीओ ने आपको डिस्क्रिपेंसी भेजी थी, आपने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, आपका एक्सप्लेनेशन एकदम ठीक है, एक्सेप्टेबल है, तो ओके, बात खत्म। 2 केस बचते हैं, या तो आपने डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर लिया और कोई मेजर नहीं लिया, या फिर आपने डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया, आपका एक्सप्लेनेशन भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। उस केस में क्या होगा? उस केस में पीओ रिकोर्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्शन ले सकता है। इन 4 चीजों में से पीओ कुछ भी आपके साथ कर सकता है। वो आपका ऑडिट करवा सकता है अंडर सेक्शन 65, स्पेशल ऑडिट करवा सकता है अंडर सेक्शन 66, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर अंडर सेक्शन 67 हो सकता है, या तो फिर आपकी डिमांड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है अंडर सेक्शन 73, 74। एक बार फिर से मैं पूरा रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुन लेना। 59 क्या है? सेल्फ असेसमेंट। आप खुद अपना टैक्स असेस करोगे और रिटर्न फाइल कर दोगे। यहाँ पे सेक्शन 60 प्रोविजनल असेसमेंट में आपको वैल्यू या रेट आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप एक एप्लीकेशन करोगे पीओ को। पीओ आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है, और जिस दिन उसको एप्लीकेशन मिली उस दिन से 90 डेज के अंदर अंदर प्रोविजनल बेसिस का आपको ऑर्डर दे देंगे, जिसमें वैल्यू रेट या दोनों जो भी आपने पूछा होगा वो स्पेसिफाइड होगा, और एक बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करना है कितने अमाउंट का, और एक सिक्योरिटी फर्निश करनी है कितने अमाउंट की, वो भी आपको बता देंगे। जो सिक्योरिटी का अमाउंट होगा वो बॉन्ड के अमाउंट के 25% को एक्सीड नहीं कर सकता है। एक बार प्रोविजनल असेसमेंट आ गया, आपको कम्युनिकेट हो गया,
तो उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर को पास करना है। ये 6 मंथ्स में +6 मंथ्स का एक्सटेंशन एसीजेसी कर सकते हैं और +4 ईयर का एक्सटेंशन कमिश्नर कर सकते हैं। मतलब 6 मंथ्स +6 मंथ्स 1 ईयर +4 ईयर टोटल 5 ईयर्स तक भी ये जा सकता है। अगर शॉर्ट पेड होता है तो 18% इंटरेस्ट, एक्सेस पेड होता है तो 6% इंटरेस्ट। सिक्योरिटी रिलीज कर देंगे विद इन 7 वर्किंग डेज, जिस दिन आप एप्लीकेशन करते हो वहां से। और एप्लीकेशन आप तभी कर सकते हो जब एक बार आपने अपने सारे टैक्सेस और ड्यूज को पे कर दिया है। देन सेक्शन 61 है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। तो पीओ में इसमें कोई कंपल्जन नहीं है, पीओ को लगे तो वो कोई भी रिटर्न को सिलेक्ट कर सकता है, स्क्रूटिनी कर सकता है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो वो एक्सप्लेनेशन सीख करेगा रजिस्टर्ड पर्सन से। रजिस्टर्ड पर्सन को रिप्लाई कर देना है विद इन 30 डेज, जिस दिन उसको नोटिस सर्व हो जाती है। एक्सटेंशन पॉसिबल है क्या? यस, पीओ कर सकता है। अगर उसने डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट करके सारे ड्यूज पे कर दिए तो बात खत्म, या तो फिर डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट नहीं की, एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन भी एक्सेप्टेबल है तो बात खत्म। बचते हैं 2 केस, जब डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर लिया पर कोई मेजर नहीं लिया, या फिर डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सप्लेनेशन भी सेटिस्फैक्टरी नहीं दिया। तो उस केस में पीओ 4 चीज में से किसी एक चीज का रिकॉर्ड्स ले सकता है, जो कि है ऑडिट अंडर सेक्शन 65, स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66, इंस्पेक्शन सर्च सीजर अंडर सेक्शन 67 और डिमांड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73-74। होप दिस इज वेरी क्लियर। हम रिविजन में भी रिविजन कर रहे हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब क्या? अगर आपने अपना असेसमेंट खुद नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट कर देगी। यानी 2 सिचुएशंस हो सकती है, या तो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, या तो आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया। 2 चीजें क्या हो सकती है? एक तो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो लेकिन फिर भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो ऑफिसर क्या करेगा? अल्टीमेटली आपको नोटिस देगा पहले कि चलो अपना रिटर्न फाइल करो, फिर भी आप नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली क्या होता है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर बना के दे देता है कि लो हमारे हिसाब से इतना टैक्स है भरो। या तो आप एक नंबर आगे बेशरम हो, मतलब इधर एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन तो लिया, सिर्फ रिटर्न नहीं भरा, इधर एक नंबर आगे बेशरम हो कि लायबल हो लेकिन रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रहे। अब जो बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा उसका रिटर्न भरने का तो सवाल आता ही नहीं है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 2 सिनारियोज में हो सकता है। एक सेक्शन 62 जो बोलता है कि आप रजिस्टर्ड तो हो लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, और सेक्शन 63 जो बोलता है कि आप एक नंबर आगे बेशरम हो, आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है। पहले 62 पढ़ते हैं, 62 क्या बोल रहा है? 62 बोलता है कि अगर एक पर्सन अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करता, सेक्शन 39 यानी कि 3B वो 4, 5, 6 सब कुछ 39 में आ जाता है, जिसका जो भी रिटर्न एप्लीकेबल होता है जिसमें पेमेंट्स होते हैं। 45 फाइनल रिटर्न, जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तब की बात है। तो आपने क्या किया? अपना रिटर्न फर्निश नहीं किया और ऑफिसर ने आपको सेक्शन 46 का नोटिस भी इशू कर दिया है। ये हमने कल देखा था कि जब हम रिटर्न फाइल नहीं करते तो एक बार हमको सेक्शन 46 की नोटिस आती है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दो, लास्ट मौका तुमको दे रहे हैं। अगर दोनों चीज हो चुकी है, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ऑफिसर ने सेक्शन 46 की नोटिस इशू करके आपको एक मौका भी दे दिया कि कर दो पेंडिंग रिटर्न फाइल, फिर भी अगर आप नहीं करते हो तो अब आपका केस ओपन हो जाता है कि जब ऑफिसर चाहे तब वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। मैक्सिमम कहां तक करेगा? लेट्स से FY 2021 का मैंने कोई रिटर्न फर्निश नहीं किया है, उस सिचुएशन में FY 2021 के किसी भी महीने के लिए मेरा बेस्ट जजमेंट कब तक हो सकता है? इसका 2021 का जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है, एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होगा 31 दिसंबर 2021। यहां से 5 इयर्स, यहां से 5 इयर्स के दौरान कभी भी प्रॉपर ऑफिसर मेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। तो क्या बोला? टाइम लिमिट फॉर पासिंग सच असेसमेंट ऑर्डर इज 5 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अब ये अमेंडमेंट क्या बोलता है? पहले यहाँ पे 30 डेज थे, अब यहाँ पे 60 डेज कर दिया है और भी आगे और एक्सटेंशन का भी ऑप्शन दिया है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आज मैंने सितंबर 2020 के रिलेशन में रिटर्न फाइल नहीं किया था, इसके रिलेशन में मुझे सेक्शन 46 की नोटिस भी आई, मैंने इग्नोर की, मैं रिटर्न फाइल कर ही नहीं रही, और अल्टीमेटली ऑफिसर ने क्या किया? फरवरी 2022, लेट्स से 10 फेब 2022 को मुझे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर दे दिया कि ले अब इसके हिसाब से टैक्स भर। अब मेरे पास एक ऑप्शन और गवर्नमेंट ने दिया है कि अगर जिस दिन ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर मुझे सर्व किया जाता है, यहां से भी 60 डेज के अंदर अंदर मैं अपने ही हिसाब से अपना नॉर्मल रिटर्न फाइल कर दूं, तो हम ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आया था ना, इसको विथड्रॉ मान लेंगे।
ऐसा मान लेंगे कि चलो ठीक है, ऐसा कोई असेसमेंट कभी आया ही नहीं था, दिस इज विड्रॉन। सिर्फ जो भी मेरी टैक्सेस, लेट फीस की लाइबिलिटी कंटिन्यू होती है, लेट फीस, इंटरेस्ट वगैरह की लाइबिलिटी, वो मुझे पेमेंट कर देना है, कोई पेनल्टी वेनल्टी भरने की जरूरत नहीं आएगी। ये 60 डेज को वन टाइम फर्दर 60 डेज से भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ओरिजिनल, जिस दिन आपका ओरिजिनल सेक्शन 62 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आया, वहां से 60 डेज तो आपके पास है ही, कि यहाँ से 60 डेज के अंदर अंदर भी अगर आप अपना नॉर्मल वैलिड रिटर्न भर देते हो तो हम मान लेंगे एज इफ सेक्शन 62 का ऑर्डर विड्रॉ हो चुका है, कभी आया ही नहीं था, बात खत्म। ये 60 डेज मानो खत्म हो गए, अब आत्मा जागी तो कोई बात नहीं, आप वन टाइम फर्दर 60 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो। लेकिन कैसे लोगे? आपको एक एडिशनल लेट फीस पे करनी पड़ेगी 100 रुपीज पर डे बियॉन्ड 60 डेज ऑफ डिले। लेट्स से मैंने 70 डेज में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के आने के 70 डेज में मैं अपना रिटर्न खुद से भर देती हूँ, तो मुझे 10 डेज के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 रुपीज की ना, 100 रुपीज इज अंडर सीजीएसटी एक्ट, सेम टू सेम एसजीएसटी में भी होगा, यानी 100 सीजीएसटी और 100 एसजीएसटी, 200 रुपए रोज के भर के, और मैं क्या कर सकती हूँ? अपने हिसाब से रिटर्न फाइल कर सकती हूँ। एंड रिमेंबर दिस लेट फीस इज एडिशनल लेट फीस, मतलब जो नॉर्मली सेक्शन 47 का लेट फीस लगता है कोई रिटर्न लेट फाइल करने में, वो तो लगेगा ही लगेगा। ये क्या है? ये एडिशनल लेट फीस है, ओवर एंड अबाउ जो आपका नॉर्मल सेक्शन 47 का लेट फीस है वो तो भरना ही है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे 60 डेज खत्म होने के बाद और 60 डेज का विंडो यूज करके और अपने हिसाब से रिटर्न भरना चाहते हो, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ करवाना चाहते हो, तो फिर यहाँ जितना डिले होगा ना, उतने नंबर ऑफ डेज के लिए आपको एक एडिशनल 100 रुपीज अंडर सीजीएसटी एक्ट का लेट फीस पे कर देना है। इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो। एमसीक्यू आने का चांस है, अमेंडमेंट है तो बन सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है। इनफैक्ट 60 डेज लर्न करना है और प्लस 60 डेज, ये 60 डेज नॉर्मल एक्सटेंशन है, प्लस अनदर फर्दर 60 डेज एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन आपको एक एडिशनल लेट फीस पे करनी पड़ेगी जितने भी दिन आप बियॉन्ड 60 डेज का डिले करते हो उतने दिन के लिए। जल्दी से बताओ यस और नो। और बाकी आपका नॉर्मल सेक्शन 747 का लेट फीस तो लगेगा ही, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 लेट पेमेंट के लिए वो सारे लाइबिलिटीज तो कंटिन्यू होने ही वाले हैं। दिस इज एन एडिशनल लेट फीस। Say yes or no everyone. हंड्रेड डेज तो कहीं लिखा ही नहीं है, 100 रुपीज। ओके सी, आज मेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आया, लेट्स से ऑन 15 फेब 2024। यहां से 60 डेज तो मेरे पास अवेलेबल है ही। इस 60 डेज में तो मैं सिर्फ अपना नॉर्मल इंटरेस्ट और लेट फीस भर के और रिटर्न फाइल करके फ्री हो सकती हूँ। मानो मैंने यहाँ से 90 डेज ले लिया, मैंने यहाँ से 90 डेज ले लिए, तो ओनली फॉर दिस 30 डे आई हैव टू पे एडिशनल लेट फी। पूरे 90 डेज के लिए एडिशनल लेट फी नहीं भरनी है। जितना बियॉन्ड 60 डेज मैंने पीरियड लिया, बियॉन्ड 60 डेज मैंने 30 डे का पीरियड लिया, तो सिर्फ इस बियॉन्ड वाले पीरियड के लिए मुझे एडिशनल 100 का लेट फीस भरना है। डन, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सेक्शन 63 तो एकदम सिंपल है कि भाई मैं लायबल थी, मैंने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, मैं लायबल थी, मैंने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, या तो मेरा रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29 में प्रॉपर ऑफिसर ने सुओ मोटो कैंसिल कर दिया है, तो आज की तारीख में मैं लायबल हूं पर रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो ऑफिसर क्या कर सकता है? अब यहाँ पे सेक्शन 46 का नोटिस इशू करने का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो वो मुझे नोटिस दे भी देंगे फिर भी मैं अपना रिटर्न तो फाइल कर ही नहीं पाऊंगी। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन तो रिटर्न फाइल कर नहीं सकता है, तो मुझे क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक शो कॉज नोटिस दे सकते हैं कि भाई एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी कि 15 दिन में आपको कोई रिप्लाई करना है। ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं, हम एक्चुअली लायबल नहीं है, हमको नहीं रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, कोई आपके पास रीजन है, तो 15 दिन का टाइम आपको दे रहे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ले लो। उसके बाद आपका केस ओपन हो जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। टाइम लिमिट अगेन सेम है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के पर्टेनिंग लफड़ा है वो फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से 5 इयर्स के अंदर अंदर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, कॉमन एग्जाम्पल एप्लीकेबल होगा 62 63 दोनों सेक्शन में, क्योंकि टाइम लिमिट 5 साल की दोनों में सेम है। तो मानो एक पर्सन ने डिफॉल्ट किया FY 17-18 में, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 2018। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर यहाँ से 5 साल यानी 18 से 19 20 21 22 23 31 दिसंबर 2023 तक मेरा यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आ सकता है। डन है। ये गाइडलाइन सिंपली क्या बोलती है? तो देखो, अगर कभी गलती से डिपार्टमेंट किसी को सेक्शन 46 की नोटिस ही इशू करना भूल जाए,
तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तो हम आगे कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए इसको गवर्नमेंट ने कर दिया कंप्यूटराइज्ड। गवर्नमेंट ने बोला देखो जैसे ही ड्यू डेट आने वाली होगी उसके 3 दिन पहले हम एक बार सबको एक मेल मैसेज डाल देंगे कि भाई 3 दिन में ड्यू डेट है, ध्यान रखो और रिटर्न भर दो। जैसे ही ड्यू डेट चली जाती है जिन्होंने भी रिटर्न नहीं भरे उन सबको एक और मेल मैसेज भेज देते हैं कि अरे ड्यू डेट जा चुकी है, कल ड्यू डेट थी, आपने रिटर्न नहीं भरा, भर दो। और अब फाइनली आज जैसे 20 जनवरी मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 20 फेब। पहले आपको 20 फेब के 3 दिन पहले 17 को ही एक इंटीमेशन आ जाएगा कि भाई 3 दिन बाकी है, फटाफट से रिटर्न भर दो। 20 को रिटर्न ना भरते तुरंत से 21 को एक और मैसेज आ जाएगा कि कल ड्यू डेट चली गई थी, आपने रिटर्न नहीं भरा। ये सब इंटीमेशन है, मैसेजेस है। और जैसे ही यहाँ से 5 डेज हो चुके हैं, अब ड्यू डेट गए को 5 दिन हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली जिन्होंने भी ड्यू डेट से 5 दिन के अंदर अंदर रिटर्न नहीं भरा उन सबको कंप्यूटराइज्ड सेक्शन 46 की नोटिस चली जाती है कि भर देना 15 दिन में रिटर्न। और अब भी नहीं भरते तो अब आपका केस ओपन हो गया। अब जब ऑफिसर चाहे तब आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती थी कि भाई कभी ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने जाए और पता चले कि हमने एसएससी को सेक्शन 46 का नोटिस इशू नहीं किया है। अगर मैनुअल रखेंगे तो डिपार्टमेंट ने मस्त इसका इलाज निकाल दिया। क्या बोला, जैसे ही ड्यू डेट जाएगी, ड्यू डेट जाने के 5 दिन के बाद सबको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम जनरेटेड सेक्शन 46 का इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेज ही देंगे कि 15 दिन में अपने रिटर्न फाइल कर दो। जैसे ये 15 दिन खत्म हो जाएंगे उनका केस ओपन हो जाएगा। फिर ऑफिसर को 5 साल में जब करना हो तब वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। कैसे करेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे करेगा, तो आपके सप्लायर्स जो जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं या आप खुद जो अपना जीएसटीआर 1 फाइल करते हो, आपका 2A ई-वे बिल या कोई भी और इंस्पेक्शन या कहीं भी और से कोई अदर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो इन सबको यूज करके और ऑफिसर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। डन है, यस। एंड नाउ लास्ट असेसमेंट जो आपको पढ़ना है विच इज सेक्शन 64 समरी असेसमेंट। बस अब कितना असेसमेंट पढ़ेंगे, थक गए, हो गया, लास्ट फटाफट आओ 64 में पूरी समरी बता दो। तो सेक्शन 64 समरी असेसमेंट क्या बोलता है, अगर किसी सिचुएशन में हमारे पास सबसे पहले एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर का प्रीवियस परमिशन है, हमारे पास एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर का प्रीवियस परमिशन है और हमारे पास एविडेंस है कि टैक्सेबल पर्सन ने लायबिलिटी तो इनकर की है, हमारे पास एक एविडेंस है कि टैक्सेबल पर्सन ने लायबिलिटी तो इनकर की है और हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स टू बिलीव भी है कि अगर आज इसको जाने दिया तो ये भाग जाएगा। आज इसको जाने दिया, अगर हम नॉर्मल सेक्शन 73 74 का पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो ये भाग जाएगा, ऐसा हमको लगता है। हमारे पास एविडेंस है उसने लायबिलिटी इनकर किया है और हमने एसीजेसी से परमिशन ले लिया है। तो ऐसे केसेस में हम फटाफट से क्या कर सकते हैं, उधर ही बंदे का समरी असेसमेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये असेसमेंट जल्दी जल्दी में होता है तो जल्दी जल्दी में गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी रखा है कि अगर समरी असेसमेंट एक बार इश्यू हो गया तो वो विड्रॉ भी हो सकता है, या तो ऑफिसर को खुद को ही लग जाए कि अरे यार गलती हो गई। एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर जो बना सकता है वो मिटा सकता है, तो एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर ने ही शुरू में परमिशन दी थी, अब उन्हीं के पास पावर है कि समरी असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ करवा ले। तो या तो उनको लगता है कि जल्दी जल्दी में हमने कम टैक्स डिटरमाइन कर दिया, ऑफिसर से गलती हो गई, तो वो क्या करेंगे, समरी असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर देंगे और नॉर्मल पूरा 73 74 का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। या तो मैं एज अ टैक्स पेयर मुझे लगता है कि यार जल्दी जल्दी में मेरा बहुत गलत समरी असेसमेंट ऑर्डर हो चुका है, तो जिस दिन समरी असेसमेंट ऑर्डर आया वहां से 30 डेज में मैं खुद भी जाके अप्लाई कर सकती हूँ कि यार इसको हटाओ, इसको विड्रॉ करो, आप तो नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मेरा असेसमेंट करो। तो या तो टैक्सेबल पर्सन जाके अप्लाई कर दे 30 डेज में, या तो ऑफिसर को खुद को रियलाइजेशन हो जाए कि नहीं यार जल्दी जल्दी में गलती हो गई, तो ऐसे केसेस में हम समरी असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ भी कर सकते हैं। और ये इकलौता ऐसा असेसमेंट है जो सिर्फ टैक्सेबल पर्सन पे होना है ऐसा जरूरी नहीं है। मानो कि कोई गुड्स है, ट्रांजिट में जा रहे हैं, ट्रक पकड़ा गया, अब पता चल गया कि ये गुड्स ऐसे हैं जिन पे टैक्स इवेड हो चुका है, अब ट्रक ड्राइवर को जाने दिया तो ये तो भाग जाएगा, कैसे टैक्सेस हम रिकवर करेंगे। तो हमारे पास एविडेंस है, लायबिलिटी इनकर हुई, ग्राउंड्स टू बिलीव भी है कि जाने दिया तो ये भाग जाएगा, तो हम एसीजेसी का परमिशन लेके उसको पूछेंगे कि बता इन गुड्स का मालिक कौन है, उसने बोला मुझे नहीं पता, यानी ये गुड्स है किसके, हमको एक्चुअली जो सही ओरिजिनल टैक्सेबल पर्सन है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, कोई नहीं, जो पर्सन इन चार्ज है उसको पकड़ के उसी का समरी असेसमेंट कर डालेंगे। तो मानो कोई गुड्स किसी वेयरहाउस में मिल गए, ट्रक में मिल गए, ट्रांसपोर्टर के पास मिल गए, और जो असर्टेन ही नहीं कर पा रहे हम ओरिजिनल टैक्सेबल पर्सन कौन है, हम असर्टेन ही नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, जो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन गुड्स का पर्सन इन चार्ज होगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टर, ओनर ऑफ वेयरहाउस, सीधा उसको पकड़ेंगे और उसी के ऊपर समरी असेसमेंट कर डालेंगे। बोलो हाँ या ना, यहाँ पे असेसमेंट कंप्लीट होता है।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑडिट। तो ऑडिट दो तरह का है, सेक्शन 65 है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज और सेक्शन 66 है स्पेशल ऑडिट। तो पहले ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, अब ये दोनों बहुत ही सिंपल है, आराम से आप सब सुन लो तो भी आपको याद रह जाएगा। तो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज में हु कंडक्ट्स द ऑडिट, ऑडिट कौन करता है? तो कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर। टैक्स अथॉरिटीज को खुद अगर ऑडिट करना है तो कमिश्नर का ऑथोराइजेशन चाहिए, या ऐसा कोई भी पर्सन जिसको कमिश्नर ऑथोराइज कर देता है जनरल स्पेसिफिक ऑर्डर से, वो जाके ऑडिट को कंडक्ट करेगा। ऑडिटी कौन होगा, किसका ऑडिट हो सकता है? तो रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट हो सकता है। कहाँ पे होगा? या तो उस पर्सन के प्लेस ऑफ बिजनेस पे होगा, या तो फिर ऑफिसर्स अपनी खुद की ऑफिस में भी कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा के। तो कहाँ पे होगा? तो एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और इन देयर ऑफिस। अब पीरियड कवर्ड अंडर ऑडिट क्या होगा? क्या एक पूरे साल का ऑडिट होना कंपलसरी है, मतलब FY 21-22 का ऑडिट होना चाहिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीपल ईयर्स का ऑडिट हो सकता है, पार्ट ऑफ द ईयर का ऑडिट हो सकता है, और आपको हर एक सेपरेट फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से क्लैरिफिकेशन है कि एवरी ईयर के लिए कोई अलग ऑर्डर पास करना है क्या? तो ऐसा नहीं है, एक ऑर्डर से ही आप मल्टीपल पीरियड्स को या पार्ट ऑफ द पीरियड को कवर कर सकते हो। देन नोटिस, तो प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू नोटिस नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज प्रायर टू कंडक्ट ऑफ ऑडिट। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे एविडेंसेस जमा करने के लिए एटलीस्ट उनको ऑडिट चालू करने के 15 वर्किंग डेज के पहले प्रायर नोटिस देना है। फिर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, हम कौन सी डेट को गिनेंगे कि कौन सी डेट को ऑडिट चालू हुई, ये हमको क्यों जानना है? क्योंकि कंप्लीशन के टाइम लिमिट है, तो कंप्लीशन के टाइम लिमिट कौन सी डेट से गिननी है ये हमको पता होना चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट होगा जिस दिन हमको सारे रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स जो हमने मंगवाए थे वो मेड अवेलेबल कर दिए हैं, या तो फिर एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट चालू हो गया, वहां पे टैक्सेबल पर्सन के प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाके ऑडिट चालू कर दिया है ऑफिसर्स ने। इन दोनों में से व्हिचएवर इज लेटर है उसको हम मानेंगे कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का डेट। मतलब हमने सारे रिकॉर्ड्स मांगे थे, वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो गए और एक्चुअल इंस्टीट्यूशन, एक्चुअल ऑडिट चालू हो गया है, व्हिचएवर इज लेटर वो होगा हमारा कमेंसमेंट का डेट। कमेंसमेंट के डेट से 3 मंथ्स के अंदर अंदर ऑडिट को कंप्लीट कर देना है। ये 3 मंथ्स कमिश्नर एक्सटेंड कर सकते हैं +6 से, मतलब 3 + 6 मंथ्स का एक्सटेंशन है, इतने टाइम में ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑडिट कैसे कंडक्ट करेंगे? तो प्रॉपर ऑफिसर विद असिस्टेंस ऑफ टीम ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स वो क्या करेंगे? वो डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स सबको वेरीफाई करेंगे। और रजिस्टर्ड पर्सन का क्या काम होगा? तो रजिस्टर्ड पर्सन को वेरिफिकेशन फैसिलिटेट करना है, जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और असिस्टेंस रेंडर करना है ढंग से प्रॉपर ऑफिसर को। इन शॉर्ट, प्रॉपर ऑफिसर को कोई भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो रजिस्टर्ड पर्सन को उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ये पूरा प्रोसीजर है कि ऑडिट कैसे कंडक्ट होता है। अब फाइनलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा? तो प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म कर देगा कि ये डिस्क्रिपेंसीज मिली है, ये हमारी फाइनल फाइंडिंग्स है। उसके बाद तो प्रॉपर ऑफिसर इन्फॉर्म रजिस्टर्ड पर्सन अबाउट डिस्क्रिपेंसीज एंड फाइनलाइज फाइंडिंग्स आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ रिप्लाई। आरपी ने जो रिप्लाई किया उसको कंसिडर करके और फाइनलाइज कर देंगे ऑडिट को। कंक्लूजन होने के बाद आरपी विद इन 30 डेज on conclusion inform RP within 30 days about findings, reasons for such findings, his rights and obligations। एक बार ऑडिट फाइनलाइज हो गया तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को फाइनल इन्फॉर्म कर दो कि ये फाइनल ऑडिट में फाइंडिंग्स मिली है, अब ये तुम्हारे ऑब्लिगेशंस है, ये तुम्हारे राइट्स है। उसके बाद भी अगर टैक्स शॉर्ट पेड रहता है, एरोनियसली रिफंड ले लिया है, आईटीसी गलत से ले लिया है, ऐसी कोई भी चीजें हैं तो सेक्शन 73-74 डिमांड रिकवरी के अंडर आपकी प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है। ये पूरा सेक्शन खत्म हो गया जो कि है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। तो कौन करेगा ऑडिट? कमिश्नर या कोई भी पर्सन जिसको कमिश्नर ने ऑथराइज किया है। ऑडिटी कौन होगा? तो रजिस्टर्ड पर्सन। कहाँ पे होगा? तो रजिस्टर्ड पर्सन के प्लेस ऑफ बिजनेस पे या फिर ऑफिसर्स की ऑफिस पे। पीरियड मल्टीपल भी हो सकता है, पार्ट भी हो सकता है, और अलग अलग नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग ऑर्डर इशू करने की जरूरत नहीं है। नोटिस देना है 15 वर्किंग डेज के पहले ताकि जो टैक्सेबल पर्सन है वो तैयारी कर ले। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट व्हिचएवर इज लेटर देखेंगे जब हमको रिकॉर्ड्स मिल गए हैं या एक्चुअल इंस्टीट्यूशन हो गया है। कंप्लीशन का डेट क्या होगा? तो 3 मंथ्स + 6 मंथ्स का एक्सटेंशन है। कैसे कंडक्ट करना है? तो सारी बुक्स वगैरह चेक कर सकते हैं और रजिस्टर्ड पर्सन को भी सारा सपोर्ट देना है। फाइनलाइजेशन करने के पहले एक बार आरपी को इन्फॉर्म कर देना है और उसके रिप्लाई को कंसिडर करके ही फाइनल रिपोर्ट बनानी है। फिर फाइनल रिपोर्ट को 30 डेज के अंदर अंदर आरपी को इन्फॉर्म करना है उसके क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशंस है, और अगर टैक्स शॉर्ट पेड वगैरह निकलता है उस ऑडिट में तो फिर सेक्शन 73-74 के अंडर इनिशिएट हो सकती है प्रोसीडिंग्स।
नाउ सेक्शन 66 दैट इज स्पेशल ऑडिट, तो ये कब होगा? तो एट एनी स्टेज ड्यूरिंग स्क्रूटिनी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ AC इज ऑफ ओपिनियन दैट या तो वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं है या फिर क्रेडिट नॉर्मल लिमिट से ज्यादा ले लिया है, उस केस में वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को नॉमिनेट कर सकते हैं ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। ऊपर वाले ऑडिट टैक्स अथॉरिटीज खुद करती थी, स्पेशल ऑडिट में CA या कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाता है ऑडिट करने के लिए। कौन से केस में? जब वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं है या फिर क्रेडिट आपने नॉर्मल लिमिट से ज्यादा ले लिया है। ऑडिट खत्म करने का टाइम लिमिट क्या है? तो 90 डेज प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। एक्सटेंशन की एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पर्सन भी कर सकता है, CA भी कर सकता है, जब कोई मटेरियल या सफिशिएंट रीजन है। ऊपर टाइम लिमिट क्या था टैक्स अथॉरिटी में? 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स। यहाँ पे क्या है टाइम लिमिट? 90 डेज प्लस 90 डेज। जो एक्सपेंसेस है वो कमिश्नर डिटरमाइन करेगा और कमिश्नर पे करेगा, मतलब CA की, कॉस्ट अकाउंटेंट की फीस कमिश्नर पे करेंगे। फाइनलाइजेशन में भी वही है कि RP को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है और सारी फाइंडिंग्स को इन्फॉर्म कर देना है। अगर टैक्स शॉर्ट पेड है, रिफंडेड है, IT से गलत ले लिया है, तो सेक्शन 73, 74 में आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है। अगर आपकी आप ऑलरेडी ऑडिटेड हो, आपकी फर्म का ऑडिट हो चुका है, तो भी क्या सेक्शन 66 में फिर से CA से ऑडिट करवा सकते हैं? द आंसर इज यस। ऑडिट विल बी कंडक्टेड इवन इफ अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिटेड। कमिश्नर का प्रायर अप्रूवल जरूरी है और उसके बाद हैव रिगार्ड टू नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ऐसा नहीं कि हर पर्सन का स्पेशल ऑडिट करवाते जाओ, क्योंकि फीस पे करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट का खर्चा होगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को ध्यान में रखने के बाद ही ये ऑडिट का ऑर्डर पास करना है। तो असेसमेंट ऑडिट यहाँ पे कंप्लीट होता है।